What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों एक बात बताओ, ये ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है आपको पता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता तो चलो मैं बताता हूं। दोस्तों ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है कि आप अपने टारगेट पर फोकस कर रहे हो, यानी आपका जो पूरा डेडिकेशन और आपका ध्यान है ना वो आपके टारगेट के ऊपर है। दोस्तों कुछ यही सीरीज आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है और ये जो सीरीज है ये सीए इंटर और सीए फाइनल ईयर वालों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली नवंबर में अपने एग्जाम दिए बट बाई चांस बाई लक उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ये एग्जाम अपीयर ही नहीं किया किसी भी रीजन से। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये बैच आपके लिए 3 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है और सबसे अच्छी चीज फ्री है, पूरी तरह से एब्सोल्युटली फ्री है। आप इस बैच को ज्वाइन करिए और आप तैयारी करिए जनवरी 2021 सीरीज के लिए। तो आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज, इसमें जो भी सेशंस हैं वो सीए इंटर और सीए फाइनल ईयर वालों के लिए, उसमें टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। नंबर 2, यहां पर सारी की सारी कंसेप्चुअल नॉलेज आपको दी जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होगी और फास्टर रिवीजन भी आपको कराई जाएगी और फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं सीए की प्रिपरेशन के लिए, वो भी किससे? टॉप एडुकेटर से। दोस्तों लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन लिंक आपको आज नहीं, लिंक आपको कल मिल जाएगा। यानी आज की डेट में आपको लिंक नहीं मिलेगा बट हाँ मैं कल आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूं, क्लिक करके जल्दी से उस चीज को ग्रैब कर लो, क्योंकि जब कोई चीज फ्री में और अच्छी मिली हो तो काहेगा रोना। बात आई समझ में? तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज है हमारा डे नंबर 8 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने पास बचा हुआ टॉपिक बोले तो सेंट्रल बैंक। दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं सेंट्रल बैंक के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दूंगा और जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाओगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, क्यों इसको इंडिया में लॉन्च करने की जरूरत हमें पड़ी और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। दोस्तों ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बुक के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट किए हैं, यानी ऑनलाइन बैच बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को। यानी अभी हमने नया नया बैच स्टार्ट किया हुआ है तो आप चाहें तो उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और स्टोर के ऑप्शन में जाके आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एक बार आप विजिट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों आज के टॉपिक में हमें सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है और सबसे बड़ी बात हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है। और दोस्तों मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर सबसे बड़े बड़े टॉपिक्स को मैं चुटकियों के अंदर निपटा दूंगा और आप लोग उन सभी टॉपिक्स को दिल से, दिमाग से और बेस से समझेंगे, तब मजा आएगा करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक क्या होती है। मैं नहीं जानता आप लोगों को पता है या नहीं पता और मैं चाहता हूं आपको ना पता हो। मैं चाहता हूं आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो, आपको कुछ ना पता हो तो डालने में जो चीज है ना बड़ा मजा आएगा, आपको समझ आएंगी चीजें। तो सुनो क्या होता है सेंट्रल बैंक। अभी जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको इग्नोर मारो, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करो। देखो क्या होता है कि जब एक पर्सन होता है, ये देखो ये एक इंसान है, इन इंसानों को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी इनको मनी की, इनको पैसों की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे, अपने फ्रेंड से बात करेंगे। जब सब लोग मना कर देंगे तो ये थक हार के किसके पास आएंगे? सर ये कॉमर्शियल बैंक के पास आएंगे। ये किसके पास आएंगे बताओ? सर ये जिस बैंक के पास आएंगे उस बैंक का नाम होगा कॉमर्शियल बैंक, यानी जिसका लिंक किसके साथ होता है? कस्टमर के साथ होता है। तो ये कॉमर्शियल बैंक के पास आएंगे और इनको इनका रुपए जो है वो मिल जाएगा, मतलब कॉमर्शियल बैंक इनको लोन के रूप में पैसा दे देगी। लेकिन कल को अगर कॉमर्शियल बैंक को ही पैसों की जरूरत पड़े तो ये कहां जाएगा? तो इसका भी एक बाप होता है जिसका नाम होता है क्या? सेंट्रल बैंक। जिसका क्या नाम होता है? सर उस बैंक का नाम होता है सेंट्रल बैंक। और ये सेंट्रल बैंक जो होती है ना, ये एक बहुत बड़ी बैंक होती है। क्या होती है? एक बहुत बड़ी बैंक होती है जो सभी छोटी छोटी बैंक्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है।
इसीलिए इस सेंट्रल बैंक को हम नाम देते हैं एपेक्स बैंकिंग सिस्टम। क्या नाम देते हैं? एपेक्स बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एपेक्स का मतलब होता है सबसे विशाल जो बैंकिंग सिस्टम है ना, या बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, उसे बोलते हैं एपेक्स बैंकिंग सिस्टम, जो कि कौन होता है? सेंट्रल बैंक होता है। एक बात बताऊं, मम्मी पापा एक होता है लेकिन उनके बच्चे अनेक होते हैं, 2 3 4 5 जितने भी हो, ठीक उसी तरह सेंट्रल बैंक एक है लेकिन उसकी कई सारे क्या है? बच्चे हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स हो। ठीक है, एक कंट्री में कई सारी कॉमर्शियल बैंक्स हो सकती हैं लेकिन सेंट्रल बैंक हर कंट्री का सिर्फ और सिर्फ एक होता है। और हमारी सेंट्रल बैंक का नाम बताओ क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सुनो, ये जो सेंट्रल बैंक है ये क्या है? एक एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है। अब जो सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक क्या मेन काम करता है? इसका जो मेन काम है वो क्या है? एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है, ये तो समझ आ गया। मेन काम है इसका कंट्रोल करना। किस चीज का कंट्रोल करना? सभी कॉमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करना। इसका एक काम होता है ऑपरेट करना, सभी कॉमर्शियल बैंक्स को ऑपरेट करना, कि कैसे तुम्हें बैंकिंग सिस्टम को और भी ज्यादा इंप्रूव करना है या बैंकिंग सिस्टम कैसे यूज करना है। कौन बताता है? सेंट्रल बैंक बताती है। फिर ये सभी सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक्स को क्या करती है? रेगुलेट करती है। और रेगुलेट करने के बाद वो क्या करती है? उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाती है कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगी। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है और डायरेक्शन देती है। किसको देती है? कॉमर्शियल बैंक्स को देती है। किसको देती है? कॉमर्शियल बैंक्स को देती है। यही जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम है, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज एंटायर बैंकिंग सिस्टम। यही जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम है, उस एंटायर बैंकिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया। तो अब अगर आपसे पूछे आरबीआई कौन होता है, एक सिंपल भाषा में, ये बच्चों का बाप होता है लेकिन बच्चे कौन है? कॉमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, तो जैसे आम जनता को पैसों की जरूरत पड़ती है वो कॉमर्शियल बैंक के पास जाती है, कॉमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ेगी वो भागी भागी किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या है? एक एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है, इन्हीं से सीखा है सब कुछ। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। तभी ये कहलाती है एंटायर बैंकिंग सिस्टम सब किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में। और हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो किसके तहत बनी है? जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। आप लोग लिख लो, आरबीआई इज अ, लिखो, आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ब्रैकेट में लिख लो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब होता है वो कॉर्पोरेशन, हिंदी में लिखो जो मैं बोल रहा हूं, जितना मैं बोलता हूं उतना कर लिया करो। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ब्रैकेट में लिखो वो कॉर्पोरेशन जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? वो कॉर्पोरेशन जो स्पेशल एक्ट, जो कि एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया, उसके थ्रू बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे जब हम कोई कंपनी खोलते हैं ना, तो कंपनी खोलने के लिए हमारे पास क्या होती है? कंपनीज एक्ट होता है, कई चार्टेड एक्ट होते हैं और कई होते हैं हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो लॉ के द्वारा स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है ना, डीएमआरसी, तो डीएमआरसी का अपना ही एक्ट है। डीएमआरसी एक कंपनी है लेकिन वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट में एक अलग ही एक्ट बनाया गया है। वैसे ही सीए इंस्टीट्यूट है, सीए अगर आपको करनी है तो उसके लिए एक कंपनी बनाई गई है, बट वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1948, वो बनाया। इसी तरह एम्स है जो डॉक्टरों की डिग्री देता है, वो क्या होती है? उनकी मेडिकल काउंसिल टीम ऑफ इंडिया। इसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है जो लॉयर्स के लिए होती है। ये सारी जो कॉर्पोरेशंस है ये किसके द्वारा बनाई गई? लॉ के द्वारा बनाई गई है। इसलिए इन सभी कॉर्पोरेशंस को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। हो सकता है आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि आरबीआई इज अ रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज कॉर्पोरेशन या नन ऑफ द अबव, तो क्या लिख कर आओगे? कांट से नहीं, आप करोगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। और दोस्तों आप जानते हो अभी जो हमारा नया पैटर्न आया है 2021 के बाद के जितने भी पेपर होंगे उन पेपरों में क्या होगा? आपसे करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, यानी आपसे जो डे टू डे लाइफ में जो चीजें होती है ना वो भी पूछी जाएंगी। इसलिए मैं यहाँ पर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ और आपको ध्यान से सुनना है वो क्या है। इससे पहले
जितनी भी वीडियोस बनी हुई है उन सब में मैंने इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई करंट अफेयर नहीं कराया था, लेकिन अब मैं आपको एक करंट अफेयर कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों एक बात बताओ, आरबीआई एक्ट कब लागू हुआ था? मैंने अभी बताया ना, आरबीआई एक्ट 1934। तो क्या सर 1934 से पहले हमारे पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी? दोस्तों यही क्वेश्चन मैं चाहता था आपके दिमाग में आए, और अगर आया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो हम लाके दिखाएंगे। तो यानी जब सेंट्रल बैंक थी, सेंट्रल बैंक का जन्म कब हुआ? 1934 में, मतलब 1 अप्रैल 1934 में हुआ। एक काम करता हूं मैं ना, पहले इसका थोड़ा सा डेटा बता देता हूं। आप ये देखिए स्क्रीन पर, अगर देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि जो आरबीआई है इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, जो कि इंडिया में स्थापित है। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में, यानी आज से 85 साल 85 ईयर पहले किया गया था। और ये ऑनरशिप पूरी जो है गवर्नमेंट के हाथों में है। इसकी जो अभी रिसेंट गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास। क्या नाम है उनका? शक्तिकांता दास। दोस्तों यहाँ पर आपका एमसीक्यू बन सकता है करंट अफेयर से कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? शक्तिकांता दास है। ठीक है, बस ये सारी चीजें हैं। तो आपने आरबीआई का लोगो भी देख लिया और कुछ छोटी छोटी चीजें भी आपने देख ली, इनको नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। मेन क्या याद करना है? कब स्टैब्लिश हुई? 1 अप्रैल 1934 में, ठीक है, 1935 में। और जो उसके गवर्नर है वो शक्तिकांता दास। ठीक है, आप गवर्नर जानते हो ना, जिसमें नोटों के सिग्नेचर होते हैं। जैसे पहले रघुराम राजन थे, फिर बाद में उर्जित पटेल हुए, इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। अब क्या होता है, बात को सुनो। आरबीआई एक्ट 1934 में बना, तो 1934 से पहले आरबीआई नहीं होता था, बट उसका नाम कुछ और होता था। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं 5 मिनट की। मैं चाहता हूं मेरे सभी बच्चों का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्लास में जब वो बैठे ना तो अलग से चमक मारे वो अपनी नॉलेज की चमक। ठीक है, आओ सुनो, हो सकता है करंट अफेयर में वो क्वेश्चन टकरा जाए आप लोगों के। ठीक है, अब सुनो क्या मैं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि हमारे यहाँ पर ना क्या होता है, 3 बैंकें थी। वो कौन सी थी? जैसे कौन सी थी? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर एक थी हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर एक और बैंक थी हमारे पास, वो थी बैंक ऑफ बंगाल। ये 3 बैंकें थी। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था। तो क्या था कि जैसे हमारी इंडिया में जो सबसे पहली कॉमर्शियल बैंक थी उसका नाम क्या था? वो हिंदुस्तान बैंक। फिर क्या था? जनरल बैंक। और इसके बाद क्या हुआ? फिर अंग्रेजों ने छोटी छोटी बैंकें और खोल दी। जैसे कुल मिला के अभी हम 3 बैंकों की बात करें तो कौन कौन सी है? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बंगाल। ये 3 बैंकें थी। तो क्या हुआ ना कि इन 3 बैंकों को जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि छोटी छोटी बैंक थी तो हमें बनानी थी एक बड़ी बैंक। तो हमने इन तीनों बैंकों को जोड़ दिया मतलब होता है अमलगमेशन। हमने इनका क्या कर दिया? अमलगमेशन कर दिया। और जब हमने इनका अमलगमेशन किया तो वो कब किया? सन 1921 में किया, 1921 में किया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 13 के बीच में हुआ था। उसके बाद हमारी इकोनॉमी में बड़े ज्यादा क्राइसिस आ गए। उन क्राइसिस में बैंक की जो है ना पनप नहीं पा रही थी, तो छोटी छोटी बैंकें रह गई थी। तो हमें एक बड़ी बैंक की जरूरत थी, तो हमने तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया। और जब हमने इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया तो हमने इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नई बैंक बनाई जिसका नाम रखा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहां तक बात समझ आई? तो क्या था ना कि उन दिनों पर सबसे बड़ी बैंक जो होती थी वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होती थी। तो इसी बैंक को हम क्वासी सेंट्रल बैंक बोलते थे। क्या बोलते थे? क्वासी सेंट्रल बैंक। सर क्या होता है? 1 मिनट को मैं आपको बताता हूं। हम इसी बैंक को क्या बोलते थे? क्वासी सेंट्रल बैंक। क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब है कि उन दिनों कोई सेंट्रल बैंक तो होती नहीं थी, तो इसी को हमने क्या दर्जा दे दिया? क्वासी सेंट्रल बैंक का। मतलब ये आधे से ज्यादा सेंट्रल बैंक की ही तरह एक्ट करती थी। कौन सी बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी यहां से आपके मन में पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई के आने से पहले हमारे यहां पर जो क्वासी सेंट्रल बैंक हुआ करती थी उसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बता दूं, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी कंफर्म हूं कि आपके स्कूल में जब ये चैप्टर पढ़ाएगा होगा ये चीजें नहीं बताई गई होंगी, लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट को हर चीज की नॉलेज दूंगा, हर चीज की। दोस्तों इसी बात पे बनता है एक लाइक। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ठोक दो एक लाइक। मैं चाहता हूं इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक है। दोस्तों गुरु दक्षिणा तो दोगे ना? मैंने गुरु दक्षिणा लाइक से मांगी, कमेंट से मांगी, तो प्लीज कर दो यार। वीडियो को रोक दो ना यार, एक बार कर दो लाइक। भाई आपका क्या जा रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ मिल रहा है ना। आओ चलो, ये समझ आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या ये क्वासी सेंट्रल बैंक थी? अब एक बात बताओ, ये क्वासी सेंट्रल बैंक थी। हमने क्या किया, एक चीज नोटिस की, ये जो क्वासी सेंट्रल बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना,
अब इसको हमने पावर दी रूल्स बनाने की, क्योंकि एक तरह से यही सेंट्रल बैंक थी उन दिनों, तो ये बड़ा उस रूल को मिसयूज करती थी। मिसयूज कैसे करती थी? ये जो भी पॉलिसी बनाती थी ना, ये अपने फायदे के लिए बनाती थी। ये दूसरी बैंक्स का फायदा नहीं देखती थी, ये देखते थे हमारा अपना फायदा हो रहा है, बस ये पॉलिसी बनेगी, हमारा घाटा हो रहा है, बाकी बैंकों को फायदा हो रहा है, तो ये पॉलिसी नहीं बनेगी। तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो क्या हुआ, इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाएगी? कमेटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें बहुत वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी डिस्कशन करते हैं किसी नई चीज को लाने के लिए। तो एक कमेटी बनाएगी, उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। क्या नाम था? हिल्टन यंग कमेटी। अब इस हिल्टन यंग कमेटी को कब फॉर्म किया गया था? 1926 में। कब फॉर्म किया गया था? सन 1926 में। यानी देखो 1921 में इसको अमलगमेट किया, 1921 में अमलगमेट किया, लेकिन 5 साल तक इन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई। फिर हमें महसूस हुआ कि भैया नहीं, ये तो कुछ गलत हो रहा है। तो हमने कमेटी बनाई, बड़ी एक्सपर्ट टीम थी उसके अंदर, जिस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी, जो कि 1926 में बनाई थी। इस कमेटी ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन क्या लिया? इन्होंने कहा भाई जो पावर हमने इस बैंक को दे रखी है ना, इस बैंक से ये पावर छीन के हम एक नई बैंक बनाएंगे, और उस नई बैंक का नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये पावर इनको भी कहां से मिली? तो इन्होंने सबसे पहले बैंक नहीं बनाई, सबसे पहले इन्होंने एक्ट बनाया, और उस एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक्ट 1934। तो इन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट में लिखा हुआ था कि हम एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे जिसका पूरा कंट्रोल, पूरी इकोनॉमी का जो मनी सप्लाई का कंट्रोल है, बैंकों को कंट्रोल करना, बैंकों को ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर बैंक को दी जाएगी। और हमने उस बैंक का नाम क्या रखा? RBI। हमने उस बैंक का क्या नाम रखा? हमने उस बैंक का नाम रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब इनकॉर्पोरेट हुई? 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में, क्योंकि भाई एक्ट 1934 में बना, 1934। क्या तुरंत एकदम से चीजें हो जाएंगी? नहीं। तो 1 साल लग गया उस चीज को समझने में, जानने में और लागू करने में। तब जाके 1 अप्रैल 1935 में किसका जन्म हुआ? बताओ किसका हैप्पी बर्थडे हुआ? RBI का। यानी अभी इस टाइम RBI लगभग 85 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितने ईयर ओल्ड है। अभी जैसे मान लो 2021 चल रही है और ये 1935, तो ये हाँ भाई 86 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो आप समझिए, तो अब आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया। ये कहानी जिस बच्चे को आती है ना, समझो उस बंदे का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा सिर्फ ये नहीं कि सेंट्रल बैंक की क्या फंक्शन होता है, ये वो, अरे ये तो हर किसी को पता होता है यार। तुम लोग क्या हो? तुम लोग घोड़े हो, गधे नहीं हो जो बाकियों की तरह रेस में दौड़ रहे हो। नहीं, आप लोग रेस से हट के दौड़ रहे हो और कुछ यूनिक दौड़ रहे हो, जिसमें आप में जो मजा है ना और किसी में नहीं आएगा, ठीक है। बोलो यहां तक बात समझ आई? तो हमने क्या देखा कि इन 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में एक नई बैंक बनाई गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी को हम क्वासी सेंट्रल बैंक बोलते थे। लेकिन इसने उन पावर्स का मिसयूज किया। तो मिसयूज करने के 5 साल बाद हिल्टन यंग कमेटी 1926 में बनाई गई। इस कमेटी ने क्या किया? एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और इस एक्ट के तहत हमने एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक को हमने पूरी तरह से सेंट्रल बैंक का दर्जा दे दिया, और जो इसके पास पावर थी वो छीन के इसको दे दी गई, और बल्कि और 2 4 10 पावर एक्स्ट्रा दे दी। इसीलिए कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ की एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है, बिकॉज सारी की सारी पावर, बोले तो कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्शन किसके हाथों में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में। कौन से एक्ट के तहत गई? RBI एक्ट 1934 के तहत गई। दोस्तों ये जो हिल्टन यंग कमीशन है ना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका MCQ के अंदर, क्योंकि करंट अफेयर्स इस बार आने हैं। तो याद रख लेना कि कौन, जो हमारी सेंट्रल बैंक थी उसके लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? हिल्टन यंग कमीशन। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये मैंने आपको जस्ट हिस्ट्री बताई है कि RBI का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। तो RBI का हैप्पी बर्थडे कब होता है बताओ? 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन RBI का एक्ट कब बना था? 1934 में। कौन सी कमेटी ने बनाया? हिल्टन यंग कमीशन ने। सर अब तो हमें बिल्कुल याद हो गया। अब एक काम करते हैं, इतना समझ आ गया, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। दोस्तों यही तो हम गलती करते हैं, हम जब बुक पढ़ते हैं ना या कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, बेस नहीं बनाते, सीधा डेफिनेशन पर आ जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो ऐसे काम नहीं चलता। अब देखो हमने पूरा 15 मिनट इस पर लगाया, अब जाके हमें डेफिनेशन पूरी समझ आएगी। और यही मैं कहता हूं हर क्लास में सबसे पहले अपना बेस बिल्डअप करो, उसके बाद कॉन्सेप्ट पर बात करो, ठीक है। आओ, इट इज अ एपेक्स, जो सेंट्रल बैंक हमारी हेडिंग है, इट इज अ एपेक्स
बॉडी, ये क्या है? एपेक्स बॉडी है दैट कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है। और मॉनेटरी स्ट्रक्चर भी यही फ्रेम करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पैसा छापना, पैसे की सप्लाई करना, कितने नोट प्रिंट होंगे इकोनॉमी में, ये सारी की सारी बातें कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। किसकी? कंट्री की। और ऐसी ही बैंक को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल बैंक। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, it is a apex body that control, operate, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the country, and this is none other than it is called be a central bank। बोलो क्लियर हुआ? तो आपको सेंट्रल बैंक समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहो तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? ये लो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं। दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत मजेदार टॉपिक है, वीडियो को टिल एंड तक देखना, रुकने की कोशिश मत करना। आज जो टॉपिक पे देखो, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो हम जानते हैं भैया सेंट्रल बैंक के फंक्शन कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस होते थे वो होते थे डायरेक्टली कस्टमर से डील करता था, बट सेंट्रल बैंक कभी भी कस्टमर से डील नहीं करता। ये तो बल्कि बड़े बड़े बैंकों का भी बैंक होता है, ये इवन गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, तो उसके फंक्शंस का जो लेवल होगा वो क्वाइट डिफरेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि नोट को प्रिंट करने की जो अथॉरिटी है या जो मोनोपोली पावर है वो किसके जिम्मे है? ये है हमारी आरबीआई के जिम्मे। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चीज बताने जा रहा हूं। वो क्या कि देखो, हमारे यहां पर जो करेंसी होती है, ठीक है, तो करेंसी में हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहली बात तो करेंसी क्या होती है ये समझते हैं। करेंसी का मतलब होता है कि एक पेपर होता है, उस पेपर पे जैसे ही गवर्नर सिग्नेचर कर देता है उसकी अपनी एक वैल्यू निकल के आ जाती है। अब एक बात सुनो, दो टाइप की वैल्यूज होती है। जब मैं आपको मनी पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा क्या होती है, बट अभी भी समझ लो अपनी नॉलेज के लिए। वैल्यू में दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक आपकी होती है फिएट वैल्यू। क्या होती है? फिएट वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि देखो भाई, पहले आप जानते हो जो ₹1 का नोट हुआ करता था पहले, उसमें ना क्या होती थी कि एक सिल्वर की पट्टी होती थी। कभी भी आप देखना कि ₹1 का जो नोट होता है ना, उसमें यहाँ पर इस साइड, और आजकल 10-10 रुपए के नोटों में भी होती है, आज जो नए नोट है उनमें नहीं होती, पुराने वाले नोट में 10 का नोट हो या 20 का नोट हो या, तो लोग पता है क्या करते थे, इस ₹1 में से ना ये जो सिल्वर वाली पट्टी होती थी इसको निकाल लेते थे और उस सिल्वर की पट्टी को मार्केट में ₹3 या ₹2 के हिसाब से बेच आते थे। मतलब मेरे कहने का ये है कि कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की जो वैल्यू है, खुद की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है वजह कि उसके मार्केट प्राइस की। एक बात तो, ₹1 के नोट की मार्केट प्राइस कितनी थी? ₹1, लेकिन जब हम उसको बेचने जाते थे उसमें से चीज वो निकाल के, तो उसकी वैल्यू मिल जाती थी ₹2। ऐसी वैल्यू को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस से ज्यादा तो उस नोट की वैल्यू है। अगर हम उस नोट को नोट की तरीके से ना बना के कमोडिटी बना के बेचेंगे तो वो ज्यादा की बिक जाएगी। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। एक होती है आपकी फिएट वैल्यू। फिएट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक पेपर क्लेम होता है। नॉर्मल एक पेपर होगा जिसकी कोई अपनी कीमत नहीं होगी, और अगर कीमत हुई तो 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, और जो भी प्रिंटिंग में इंक वगैरह लगी है, तो मान लो ₹1 में पूरा नोट एक प्रिंट हो जाता है। मान लो सपोज कि ₹1, ₹2 में आपके एक नोट पूरा प्रिंट हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर वैल्यू डाल दी जाती है 2000 रुपीज और आरबीआई के गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, वैसे इस नोट की जो वैल्यू है वो अपने आप बढ़ के जो भी वैल्यू लिखी है वो हो जाती है। मतलब इस वाले नोट की अगर मैं बात करूं तो इसकी अपनी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है? ज्यादा। ऐसी करेंसी को क्या बोलते हैं? फिएट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिएट मनी बोलते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो किस पर बेस्ड है, इंट्रिंसिक पर या फेस वैल्यू, फिएट वैल्यू पर, तो आप कहोगे फिएट वैल्यू पर बेस्ड है। किस पर? फिएट वैल्यू पर। लेकिन राजा महाराजाओं के टाइम पर क्या होती थी? सोने की अशर्फियां होती थी, उसमें ये नहीं होता था कि उस पर कोई वैल्यू लिखी होती थी, उसके अपनी खुद की वैल्यू होती थी। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। आजकल जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? आपका फिएट वैल्यू चल रहा है, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर जिस पेपर पे सिग्नेचर कर दे, समझ जाओ कि वो पेपर नहीं रहा, अब उस पेपर की अपनी जो वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, वो बढ़ गई है और खुद की वैल्यू अपनी कुछ भी नहीं है। तो अब करेंसी की बात करते हैं। करेंसी में दो चीजें आती है। करेंसी में दो चीजें क्या आती है? एक तो आपके कॉइन्स आते हैं और एक आपके नोट्स आते हैं। नोट्स वो वाले नहीं जो हम लोग लिखते हैं, नोट मतलब 10 का नोट, 20 का नोट, जो भी है, ये सारे। तो क्या होगा ना,
जो आरबीआई के पास पावर है वो सिर्फ नोट्स की है, नोट्स एंड कॉइन्स की भी है, बट 1 रुपए की कॉइन की नहीं है। कॉइन क्या होता है, कॉइन कौन छापता है, कॉइन के लिए एक स्पेशल एक्ट है, वो एक क्वाइनेज एक्ट, क्वाइनेज एक्ट, ये स्पेलिंग में सही लिख देता हूं, COINAEJE, क्वाइनेज एक्ट। तो जो ये क्वाइनेज एक्ट है, इस एक्ट के तहत क्या होता है, कॉइन्स की प्रिंटिंग की जाती है, और इस एक्ट को बनाया गया था 1906 में। तो इस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉइन्स को प्रिंट करने की जो अथॉरिटी है वो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो आप जितनी भी चिल्लड़ देखते हो, चाहे वो 1 रुपए की हो, 2 रुपए की हो, 5 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, बस इतने की ये भी फिलहाल चल रही है। तो ये सारे कौन प्रिंट करता है, ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। इसीलिए कभी भी आप चिल्लड़ देखोगे तो उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है, लिखा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं होता, बट फिर भी वो कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि जो कॉग्नाइज एक्ट 1906 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉइन्स को कौन प्रिंट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करेगी। बात आई समझे, ठीक है सर। अब क्या होता है, नोट्स की बात करते हैं। तो नोट्स में आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो नोट होंगे उसको प्रिंट करने का काम किसको दिया गया, उस सिर्फ मोनोपोली पावर, सिर्फ और सिर्फ जो मोनोपोली पावर है वो किसको दी गई है, किसको दी गई बताओ, वो दी गई है हमारे पास आरबीआई को दी गई। इसलिए आरबीआई जितने भी नोट्स होते हैं वो कौन छापता है, आरबीआई छापती है। बात समझ आई सर। एक बात बताओ, इनके पास कितना अधिकार है, कितने तक के नोट या कॉइन्स छाप सकते हैं। देखो भाई, इस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉइन्स आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपए का प्रिंट कर सकते हो, यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1000। अभी फिलहाल हमने नहीं प्रिंट किया है, बट हाँ हमारे पास है अथॉरिटी कितने तक की, 1000 का सिक्का हम चला सकते हैं आराम से, ठीक है। और आरबीआई एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम 10,000 रुपयों तक का नोट प्रिंट कर सकते हैं, 10,000 रुपए तक का नोट आराम से प्रिंट कर सकते हैं। आप जानते हो अभी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 1000 से 2000 का नोट हमने आसानी से प्रिंट करवा लिया था। क्यों हमने नहीं, मतलब आरबीआई नहीं करवा लिया था, क्योंकि ये आरबीआई के एक्ट में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10,000। अभी तक हमने कितनी यूज की, 2000। यानी कल को आरबीआई चाहे तो 10,000 रुपए तक का मैक्सिमम नोट छाप सकता है, एक नोट 10,000 तक की वैल्यू का छाप सकता है। लेकिन अगर उसको कभी लगता है 10,000 के अलावा एक्स्ट्रा करनी है, उसकी वैल्यू 10,000, 20,000, 15,000 या जो भी करना है, 10,000 के ऊपर करनी है, तो हम तब भी कर सकते हैं। बस आरबीआई एक्ट में क्या करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और अमेंडमेंट करना इतना आसान काम नहीं होता। जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि कॉइन्स की मैक्सिमम लिमिट हमारे पास कितनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितनी है, 1000 रुपए तक का कॉइन आराम से छाप सकती है। और नोट कितना छाप सकती है, 10,000 रुपए तक का नोट आरबीआई छाप सकती है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अभी क्योंकि हम बात करें आरबीआई की तो हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। और दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बताऊं, वैसे हमने कहा कि नोट्स जो होते हैं वो कौन प्रिंट करता है, आरबीआई। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि 1 रुपए का जो नोट होता है ना, 1 रुपए का जो नोट होता है वो 1 रुपए का नोट कौन छापती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, जितने भी नोट्स होते हैं ना, ये गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है मैं आपको बताता हूं। कभी भी आप अपना नोट लाना मेरे पास और मुझे दे देना आप अपने पास जो भी नोट रखा है उस पर देखो, साफ साफ लिखा है, उसमें लिखा है मैं धारक को ये रुपए देने का, मतलब एक प्रोमिसरी नोट होता है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो वो साफ साफ लिखा होता है मैं धारक को ये रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये प्रोमिसरी नोट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करिए, आपको प्रॉमिस करिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या है, मतलब आरबीआई के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। लेकिन जो ये कॉइन्स होते हैं ना, कहां गए, हाँ ये जो कॉइन्स होते हैं, ये कॉइन्स कभी भी आरबीआई के लिए लायबिलिटी नहीं होती। कॉइन्स हमेशा आरबीआई के लिए एसेट्स होते हैं। इन पर आरबीआई के लिए नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये क्या होते हैं, हमेशा एसेट्स होते हैं। ये जो नोट होता है ना 1 रुपए का, अगर आप लोगों के घर में 1 रुपए का नोट रखा हुआ है तो आप उस नोट को ध्यान से देखना। उस नोट के ऊपर कभी भी, जो 1 रुपए का नोट होता है ना, उस नोट के ऊपर कभी भी आरबीआई नहीं लिखा होता। बाकी जो नोट्स देखोगे उनके ऊपर आरबीआई लिखा होता है, साफ साफ लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। और उस पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर भी नहीं होते हैं। सर इतना ध्यान से तो कभी हमने देखा ही नहीं, शादी में लूटते हुए तो हमने देखा, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया। अगर आप लोगों के पास 1 रुपया नोट है तो प्लीज देखना, उस पर साफ साफ लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई नहीं लिखा हुआ है। और इसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं ना, वो जानते हो किसके होते हैं, वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं,
बल्कि जो हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं उसके सिग्नेचर नहीं होते, किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होता है। बताओ, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई? देख लो दोस्तों, हम एक एक पॉइंट का बिल्कुल डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। जब आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी ना, उसके बाद इकोनॉमिक्स वाकई में आपके लिए कुछ नहीं हो जाएगा। तो बताओ, इतना समझ आया? तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो नोट का, अभी हम ना सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसकी बात आप नहीं करेंगे, ये तो जस्ट आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि आरबीआई के पास मोनोपोली राइट है नोट्स को प्रिंट करने के। किसको? नोट्स को प्रिंट करने के, जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में कवर होता है। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए आपके सामने एक स्लाइड दिखाऊंगा और आप उस स्लाइड को सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो पूरा आप समझेंगे। ठीक है, और वो स्लाइड ये रही। अब आप इस स्लाइड को ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि करेंसी की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। मतलब मैं क्या करूं, जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया आरबीआई हैज सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड कॉइन विच इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ, ये बात तो हमें पता है कि सेंट्रल बैंक के पास अकेली अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने की कंट्री में, लेकिन 1 रुपए का नोट और सिक्कों को छोड़कर, क्योंकि ये जिम्मा किसको दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया है। और एक बात बताओ, कौन से एक्ट के तहत ये सिक्के छापे जाते हैं? तो क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत छापे जाते हैं। फिर आगे लिखा है एडवांटेज। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम किसी को एक अधिकार दे दें जो और किसी को नहीं दे, उसके क्या एडवांटेज होता है? अब एक बात बताओ, आरबीआई को हमने एडवांटेज दिया कि आप ही नोट्स को प्रिंट करेंगे, तो उसके क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, इट लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। नोटों की जो प्रिंटिंग का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। अगर हर बंदा अपने अपने नोट छापता तो हर किसी की वैल्यू अलग अलग होती, जो कि बहुत बेकार चीज है। इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए यह अधिकार सिर्फ एक ही अथॉरिटी को देना जरूरी था। नंबर 2, इट एंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अब कल को कोई बोले कि भाई मेरा सिक्का चलता है यहाँ पे और वो सिक्का चलना बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे जो लोगों का फेथ है ना, वो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये काम जब सिर्फ हमने आरबीआई को दिया तो लोगों का जो विश्वास है वो बना रहा। थर्ड है, इट हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। फोर्थ है, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। फिफ्थ है, सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। तो ये सारे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे जो हमने यहां पर पढ़े हैं। बोलो, यहां तक की बात समझ आएगी? यस सर, समझ आएगी। अब आ जाओ इधर, ये चीज क्लियर है? अब हमने अपने पास ये जो फर्स्ट पॉइंट है करेंसी अथॉरिटी वाला पॉइंट, ये अपने पास कंप्लीट कर लिया है। क्या सीखा कि ओवरऑल जो हमारे पास अथॉरिटी होती है करेंसी की, वो नोट को छापने की, वो किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है। बट 1 रुपए के नोट को और जो चिल्लड़ होती है ये सब किसके पास होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम लोग हैं, हमारा जो आम लोग हैं, उनका अकाउंट कहां खुलता है? कॉमर्शियल बैंक में। कॉमर्शियल बैंक का खुद का अकाउंट कहां खुलता है? सेंट्रल बैंक में। इवन जो गवर्नमेंट्स होते हैं ना, जैसे बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, तो कभी कभी आपने सुना है कि ऐसे कई सारे फंड्स होते हैं जो सीएम के नाम पर होते हैं। तो वो सीएम के नाम पर फंड जो होते हैं वो कहां पर अकाउंट खुलवाए जाते हैं? सेंट्रल बैंक में खुलवाए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट के खुद के अकाउंट कहां पर होते हैं? आरबीआई में होता है। यही हमारा सेकंड पॉइंट बोलता है बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की क्या होती है? बैंक होती है। इसके अंदर 2 पॉइंट है, एज एन एजेंट और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। तो चलो मैं आपसे स्लाइड की बात करता हूं। स्लाइड में कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो स्लाइड ये रही। अब इस स्लाइड में अगर आप देखें तो साफ साफ लिखा हुआ बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें लिखा हुआ द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि सभी की सभी जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे पास, जैसे 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज है, इन सभी के अकाउंट कहां खुले हुए हैं? कहां पर खुले हुए? बताओ, आरबीआई में खुले हुए। आगे कह रहे हैं इट मेंटेन अ करंट अकाउंट एंड कीपिंग देयर कैश। ये क्या करता है? गवर्नमेंट के जो करंट अकाउंट को मेंटेन करता है और कैश बैलेंस को बना के रखता है। इट एक्सेप्ट रिसीट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। कभी कभी आपने सुना है कि ऐसे रेल दुर्घटना हो जाती है, कोई भी ऐसी डिजास्टर आ जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है हमने उन लोगों को इतना कंपनसेशन देना है। जैसे मृतकों को हमने 10 लाख रुपए दिए, घायलों को 1 लाख रुपए दिए। तो ये कौन पेमेंट करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई पेमेंट करती है। ठीक है, आगे लिखा है ये हो गया, इट ऑल्सो गिवन लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड। और हाँ, ये बात सच है कि कल को अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है पैसों की, तो वो टेम्परेरी लेवल पे, टेम्परेरी टाइम पीरियड तक के लिए आरबीआई क्या कर देती है? गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करवा देती है। यहां तक क्लियर है? चलिए
आगे इसमें लिखा हुआ है, अब ये दो फंक्शंस आ गए, एज एन एजेंट और एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर। साफ साफ लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक हैज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। सेंट्रल बैंक के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पब्लिक का पैसा है उस पर क्या क्या और कैसे कंट्रोल करना है। अगला पॉइंट करता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करती है कि भैया गवर्नमेंट सुधर जाओ, तुम्हारे पास पैसों की कमी पड़ रही है, कल को जरूरत पड़ेगी तो फिर हम नहीं दे पाएंगे। यानी पूरी तरह से एडवाइस कौन करता है? आरबीआई करती है। किसको करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है। बोलो यहां तक की बात समझ आई? ये सब समझ आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखो हमारे पास ये सेकंड पॉइंट भी हो गया, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हमने एज एन एजेंट भी देख लिया कि गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है, उसके बिहाफ पे कई सारी पेमेंट लेता भी है और देता भी है, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उसको टाइम टू टाइम क्या करता रहता है? एडवाइस देता रहता है। दो पॉइंट क्लियर? यस सर। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बैंकर बैंक एंड सुपरविजन। ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि जैसे हमारे खाते कॉमर्शियल बैंक में होते हैं, वैसे कॉमर्शियल बैंक के खुद के खाते कहां पर होते हैं? सेंट्रल बैंक में होते हैं। यानी बैंकर्स बैंक है, ये सभी बैंकों का क्या है? बैंक है। और ये सुपरवाइजर उनको निरीक्षण भी करता रहता है टाइम टू टाइम पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? ये तीन पॉइंट है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट और क्लियरिंग हाउस। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं स्लाइड्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन लिखा हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री, देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइजर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। ऐसी कई सारी कॉमर्शियल बैंक हैं जिनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है, और उनका सुपरविजन निरीक्षण भी कौन करता है? आरबीआई करती है। एज अ बैंकर टू बैंक द सेंट्रल बैंक फंक्शन इन थ्री फेजेस। तीन फेजेस में सेंट्रल बैंक के फंक्शन होते हैं। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दूसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, तीसरा है क्लियरिंग हाउस। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। क्या लिखा हुआ है? कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक इन वे ऑफ सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको कहा जाता है कि वो अपना खाता कहां खुलवाए? सेंट्रल बैंक में खुलवाए, और सेंट्रल बैंक में उन्हें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और इस रेशियो को बोलते थे कैश रिजर्व रेशियो। तो सेंट्रल बैंक अपनी सभी कॉमर्शियल बैंक को बोलते हैं तुम मेरे यहां पर खाता खुलवाओ और एक मिनिमम अमाउंट पर डे, हर दिन इतना आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और इस रेट को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और यही हमारा पॉइंट था, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, राइट। चलिए अगला पॉइंट आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। When commercial bank fail to meet their financial requirement from other sources, they approach the central bank to give loans and advances as lender of last resort. जब आपके पास कोई सहारा नहीं बचता तो आखिरी सहारा कौन होता है? सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हम लोग को अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी हम कॉमर्शियल बैंक के पास भागे भागे जाएंगे, कल को कॉमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ेगी तो कॉमर्शियल बैंक किसके पास भागे भागे जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास। तो कॉमर्शियल बैंक का जो आखिरी सहारा है वो कौन होता है? सेंट्रल बैंक होती है। वही लिखा हुआ है व्हेन कॉमर्शियल बैंक फेल टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब कॉमर्शियल बैंक बिल्कुल हार जाती है, उसके पास पैसों की कमी हो जाती है, तो वो अप्रोच करती है सेंट्रल बैंक को कि वो उसको कुछ टाइम के लिए क्या देते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करवा दे। इस वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो सभी कॉमर्शियल बैंक का आखिरी और अंतिम सहारा रह जाता है, जिसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगला है हमारा क्लियरिंग हाउस। एज अ सेंट्रल बैंक holds the cash reserve for all commercial banks, it become easier and more convenient for it to act as their clearing house. All commercial bank have their account with the central bank, therefore the central bank can easily settle claim of various commercial bank adjust each other by making debit and credit entries. देखो सुनो, इधर आ जाओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने कभी किसी से चेक लिए? हाँ सर लिए। जब आप चेक किसी से लेते हो फिर आप अपने बैंक में डालते हो, क्या तुरंत पैसा आ जाता है? नहीं सर, 3 या 2 दिन का टाइम लेता है। ये 3 और 2 दिन में क्या होता है जानते हो? जो आपने चेक दी है ये चेक जाती है इसकी स्कैन कॉपी क्लियरिंग हाउस में। फिर क्या होता है? क्लियरिंग हाउस ये देखता है कि जिस बंदे ने ये चेक फाड़ के दिए क्या उसका अकाउंट नंबर सही मेंशन है, क्या उसके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस है भी या नहीं है, क्या उसके सिग्नेचर मैच हो रहे हैं जब उसने फॉर्म भरा था उस टाइम पर। ये सारी चीजें वो करने के बाद ओके रिपोर्ट हो जाती है। तब क्या करता है कि जिस बंदे ने चेक फाड़ के दिए उसके अकाउंट से वो पैसा डेबिट करके और जिसको चेक दिए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये सारा काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक के बिहाफ पर एक क्लियरिंग हाउस है वो करती है। अल्टीमेटली करता कौन है? सेंट्रल बैंक करती है, क्योंकि वो क्लियरिंग हाउस
किसकी गाइडलाइंस पे चल रहा है? आरबीआई की गाइडलाइन पे चल रहा है, वो कॉमर्शियल बैंक की गाइडलाइन पे थोड़ी चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लियरिंग हाउस का जो फंक्शन है वो भी कौन अलाउ करता है, कौन करके देता है? सेंट्रल बैंक करके देती है। तो यहां पर हमारा पॉइंट नंबर 3 कवर हो जाता है। ये बैंकर्स का बैंक होती है और ये सुपरविजन करती है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ये क्या करती है? सीआरआर मेंटेन करवाती है अपने सभी बैंक होल्डर्स यानी कॉमर्शियल बैंक से। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, आखिरी और अंतिम सहारा होता है सभी बैंकों का। और क्लियरिंग हाउस की सुविधा भी कौन देता है? आरबीआई देती है। बोलो क्लियर है? तो यहां पर हमारे पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 पूरे क्लियर होते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगले पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इस पॉइंट को जरा हम पढ़ते हैं तो हमें बात ज्यादा समझ आएगी। तो देखो लिखा हुआ है कि ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो बात अभी मैंने बोली है ना, ये आपको अभी स्लाइड में नजर नहीं आएगी। स्लाइड में तो कुछ और लिखा हुआ है। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है वो सुनो। स्लाइड में साफ साफ लिखा हुआ है कि द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए ना आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। इधर आ जाओ, तभी आपको ये जो पॉइंट है ना वो समझ आएगा अच्छे से। तो क्या है वो पॉइंट वो सुनो। अच्छा आपके मन में कभी क्वेश्चन आया बचपन में, सर कौन सा क्वेश्चन? और मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के बचपन के दिनों में ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा, 100% आया होगा। और वो जो क्वेश्चन है वो ये आया होगा कि भाई एक बात बताओ, नोट छापने की मशीन जब आरबीआई के पास है तो आरबीआई क्यों नहीं खूब सारे नोट छाप के हर व्यक्ति को दे देती और हर व्यक्ति अमीर बन जाए? क्वेश्चन आया था ना मन में बचपन में, और शायद अभी भी आता होगा। तो आज मैं आपके इस क्वेश्चन का देने वाला हूं प्रॉपर सोल्यूशन विद लॉजिक। एक होता है कि इलॉजिकल तरीके से आपको निपटा देते हैं जो आपके घरों में होते हैं ना, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आखिर क्यों गवर्नमेंट जो है वो कई सारे नोट नहीं छापती है गरीबी को कम करने के लिए। बात को सुनो ध्यान से। ऐसा होता है कि हाँ माना कि आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन होती है, बट जब भी आरबीआई नोट छापती है तो आरबीआई को सबसे पहले जितने नोट छापने हैं उसका पहले स्टैटिकल डेटा निकालती है कि इकोनॉमी में ऐसा ना हो कि हम ज्यादा नोट छाप दें और उससे महंगाई बढ़ जाए। सर नोट छापने से महंगाई का क्या लिंक है? दोस्तों आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। सुनो ध्यान से। ऐसा होता है कि अगर मैं नोट ज्यादा छापूंगा, देखना अगर मैं मनी को ज्यादा प्रिंट करूंगा, मैंने मनी को जब प्रिंट किया, मैंने मतलब आरबीआई ने अगर मनी ज्यादा प्रिंट कर दिया तो इकोनॉमी में सभी लोगों के पास क्या हो जाएगा? पैसा आ जाएगा। जब सभी लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। आप सोचो ना मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं सोच रहा हूँ कि एक नॉर्मल सा फोन ले लूँ। अगर मान लो मेरे पास नोट छापने का पैसा ज्यादा आ जाता है 1 लाख रुपए, तो मेरी इंटेंशन क्या होगी? भाई मैं तो आईफोन लूंगा, और वो एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 आईफोन लूंगा। मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई इस वजह से। अब जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो लोग डिमांड क्या करते हैं? सर लोग डिमांड जो है वो ज्यादा करते हैं, और जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं तो क्या उतना सप्लायर प्रोडक्शन दे पाता है? भैया सप्लायर तो उतना ही प्रोडक्शन देगा जितना पहले देता आ रहा था। तो ऐसे में देखा जाए तो डिमांड तो बढ़ती है बट हमारी सप्लाई कम हो जाती है। डिमांड तो बढ़ती है लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि भैया प्रोड्यूसर इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता। लोग तो अचानक से पैसा उनके पास आया, अचानक से डिमांड के लिए भाग आए मार्केट में। भैया प्रोड्यूसर को तो टाइम ही नहीं मिला, प्रोड्यूसर तो सप्लाई दे नहीं पाया, तो डिमांड के कंपैरिजन उसकी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो प्राइस ग्रो हो जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो मार्केट में कौन सी सिचुएशन आ जाती है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। और अगर हम प्राइस को फॉल कर दें तो डिफ्लेशन, लेकिन इसमें प्राइस फॉल नहीं होता, इसलिए मैं ये लिखना भी नहीं चाहता। सर ये चीज आपने बताई ना, हमें समझ तो आ गई, लेकिन बीइंग अ इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट बिना डायग्राम के तो मजा ही नहीं आता। बिल्कुल सही कहा। तो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। देखो याद करो वो दिन जब 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो उसमें सबसे लास्ट चैप्टर था मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या आता है सर? यहाँ पर आती है क्वांटिटी। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर सर आती है प्राइस। ठीक है सर, हमें तो पुराने दिन याद आ गए। अरे मुझे खुद आ गए। देखो ये कौन सा कर्व होता है? डिमांड कर्व। और ये कौन सा कर्व है? सप्लाई कर्व। ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर प्राइस है मान लो 10 रुपए और क्वांटिटी है मान लो 5 kg 5 kg। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब क्या है कि मार्केट में क्या है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया क्योंकि हमने नोट छाप दिए ज्यादा, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई। जैसे ही लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, लोगों ने डिमांड करना ज्यादा शुरू कर दिया। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। dt से खिसक कर कहां हो जाएगा? d1 पर आ जाएगा। तो अब हमारा न्यूक्लियर पॉइंट यहां पर आ गया। क्या ऐसे में
प्रोड्यूसर की सप्लाई बढ़ेगी? नहीं सर, प्रोड्यूसर की सप्लाई कम होगी। तो जो सप्लाई कर रहा है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब भी सप्लाई कम होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा, सप्लाई का जो एसएस था वो घटकर S1 हो जाएगा। अब नया डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर अभी भी चीज कितनी केजी है? 5 केजी, लेकिन अब जो कीमत है वो 10 से बढ़कर कितनी हो गई है? 20 रुपए हो गई है। यानी पहले 5 केजी वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको कितने का मिल जाता था? 10 रुपए का, लेकिन अब सेम चीज 5 केजी वाली कितने की मिलने लगी है? 20 रुपए की मिलने लगी है। तो बताओ ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं बढ़ा? हाँ सर बिल्कुल बढ़ा। दोस्तों ये चीज होती है इकोनॉमिक्स। जो हमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना वो चीजों को ऐसे समझते हैं। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज ये बोलती है। आपको दोनों लैंग्वेज समझ आई? जी हाँ सर समझ आई। तो यहां से आपने क्या समझा कि अगर हम नोट्स की ज्यादा यूनिट बना देंगे या नोट्स ज्यादा छाप देंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, सप्लाई कम होगी, तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएंगे और प्राइस जैसे ही राइज होंगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। हर जगह महंगाई महंगाई। यानी अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो अब सेम चीज को खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जो पहले उतने नहीं देने पड़ते थे। दोस्तों यही कुछ सिचुएशन होती है जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे ने क्या किया, सन 2002 के अंदर उसने देखा कि भाई हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन हमारे पास पैसों की बहुत कमी है। तो जिम्बाब्वे ने अचानक से 2002 के अंदर खूब सारे नोट्स प्रिंट कर दिए और इतने सारे नोट प्रिंट कर दिए कि जिस ब्रेड को वो पहले कभी किसी टाइम पर 10 रुपए के हिसाब से लेते थे अब वही ब्रेड उनको 1000 रुपए की मिलने लगी। वही बात है ना, सेम चीज अब वो प्राइस महंगी हो जाएगी। उन्हें इस बात का पता नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं पता था उनको ये चीज। ऐसी सिचुएशन भी आ गई दोस्तों, पता है कि लोगों के पास मिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स उनके पास इकट्ठे हो गए और उन्होंने नोट तक प्रिंट कर दिए थे 1 मिलियन और 1 ट्रिलियन तक के। सोच के चलो 1 मिलियन 10 लाख रुपए का नोट, 1 करोड़ का एक नोट, यहां तक की वैल्यूएशन के उन्होंने नोट छाप दिए थे। और इतनी बाद में भुखमरी की सिचुएशन आ गई कि लोगों के पास पैसा बहुत सारा है लेकिन उतनी ही महंगाई बहुत ज्यादा रेट से बढ़ गई। तो क्या फायदा निकला? कुछ भी नहीं निकला। बाद में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सारे के सारे नोट्स को उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो नोट है वो आपके लिए कागज के टुकड़े हैं। सर ये मत बोलो ये तो हम भी भुगत चुके हैं। हाँ भुगत चुके हो, लेकिन उनके में ज्यादा खराब सिचुएशन हो गई थी। तो जिम्बाब्वे ने ऐसा किया था। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन्फ्लेशन का। कभी भी अगर इन्फ्लेशन की बात है तो जिम्बाब्वे को याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आपको यहां से क्या समझ आया कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा नोट छापती है तो ऐसे में क्या होता है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। तो क्या होता है, इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सेट ऑफ करने के लिए, इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सेट ऑफ करने के लिए बैंक्स क्या करती है, जब भी कोई नोट प्रिंट करती है, जब भी कोई नोट प्रिंट करती है, लेट सपोज कि उनके स्टैटिकल डेटा के हिसाब से अगर 2021 में वो 20,000 करोड़ के नोट अगर प्रिंट करती है, यानी मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए इंट्रोड्यूस करती है नए नोट छाप के, तो उसे मार्केट में सेम टाइम 20,000 करोड़ रुपए का जो गोल्ड है उसके रिजर्व को कम करना पड़ेगा। क्या मतलब सर, समझ नहीं आया। देखो, इकोनॉमी में ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन आ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी आरबीआई क्या करती है, जैसे मान लो कि 2021 में आरबीआई को 20,000 करोड़ नए नोट छापने हैं जिनकी वैल्यूएशन करोगे तो 20,000 करोड़ बनती है। तो ऑन द सेम टाइम सबसे पहले आरबीआई क्या करती है, 20,000 करोड़ का जो रिजर्व होता है वो गिरवी कर देती है। जैसी वो गिरवी करती तो इंडिया के पास से 20,000 करोड़ की वैल्यू का जो गोल्ड है वो कहीं और चला गया। जब चला गया तो इकोनॉमी के यहां से जो पैसा है वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर वो नए नोट छाप के जो कमी है उसको पूरा करके दोबारा से उसी लेवल पर ले आती है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आरबीआई कोई भी नोट प्रिंट करती है तो उसका इक्विवेलेंट उसको क्या रखना पड़ता है, गोल्ड गिरवी रखवाना पड़ता है, गोल्ड गिरवी रखवाना पड़ता है। और दोस्तों ताज्जुब की बात जानते हो क्या है कि हमारी इंडिया वर्ल्ड में गोल्ड रिजर्व में बहुत ऊंचे नंबर पर आती है। मतलब ये प्राउड वाली बात है कि हमारे यहाँ पर गोल्ड का इतना ज्यादा रिजर्व है। और आप जानते हो हमारी इंडिया का कौन सा स्थान आता है दोस्तों, 9th नंबर पे, वर्ल्ड में 9th नंबर पर आता है हमारा गोल्ड रिजर्व। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि हमारा जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 9th नंबर पर आ रहा है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो शामिल हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले है यूएस, उसके बाद आती है जर्मनी, फिर आती है इटली, फिर आता है फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान और फिर आता है हमारा इंडिया 9वें नंबर पे। अच्छा 1 मिनट, 9वें पे 8वें पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9वें नंबर पे ये हमारे कौन सा आता है, इंडिया आता है। और हमारे पास कितना टन सोना है,
58 टन का सोना है और ये डेटा अगस्त 2020 का है, ज़्यादा दूर का नहीं है, ये अगस्त 2020 का ही डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई मतलब बिल्कुल लेटेस्ट डेटा जो अभी निकल कर आया है। ठीक है, तो आपको ये समझ आए कि कभी भी नोट को प्रिंट करते टाइम गवर्नमेंट को, आरबीआई को उसके इक्विवेलेंट क्या रखवाना पड़ता है, सोना रखवाना पड़ता है, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन जनरेट ना हो। इस वजह से आरबीआई कभी भी नोट नहीं छापती है एक लेवल से ज़्यादा, वरना तो हर इंसान अमीर हो जाएगा तो काम कौन करेगा, कोई नहीं करे। भाई आप लोग पढ़ाई करना बंद कर दो, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, बात समझ रहे हो। तो इस वजह से आरबीआई कभी भी एक्सेस नोट नहीं प्रिंट करता। आपको क्वेश्चन का आंसर मिला जो बचपन में होता था दोस्तों। मैं इसीलिए तो इकोनॉमिक्स इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल आंसर मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं अपना बैक टू द पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट था ना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब क्या है कि जितना भी रिजर्व, चाहे वो गोल्ड रिजर्व हो या वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हो दोस्तों, जो डॉलर्स, यूरो, पाउंड, जापानीज येन, रैम्बिंगनी, ये जितनी भी करेंसीज हैं, ये करेंसीज रखने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को मिला। मतलब आरबीआई के पास बड़े बड़े रिजर्व्स हैं जिनमें उन्होंने फॉरेन करेंसी को इकट्ठा करके रखा है। सर एक बात बताओ, फॉरेन करेंसी को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? देखो भैया, जो गांधी जी है ना हमारे इंडिया के, वो सिर्फ इंडिया में ही चलते हैं। मतलब इंडिया के नोटों में जो गुलाबी नोट है ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी मरने कोई रोको ना, वो गाना सुना है? तो उसमें जो गुलाबी नोट है वो सिर्फ इंडिया में चलता है, इंडिया के बाहर नहीं चलता है। इंडिया के बाहर तो इंटरनेशनल करेंसी जैसे डॉलर होगी, यूरो होगी, पाउंड होगी, जापानीज अमेरिकनी होगी, जापानीज येन होगी, ये करेंसियाँ चलती है ज़्यादातर। हमारा गांधी जी नहीं चलते, रुपया नहीं चलता, बात समझ लो। अब क्या होता है कि मान लो अगर हमें बाहर से कोई चीज़ मंगानी है, अरे ये छोड़ो यार, आईफोन मंगाना है, और बोलो आईफोन अगर मंगाना है तो भैया वो तो यूएस से आता है। अब यूएस वाले क्या बोलते हैं, भैया हमें डॉलर दो, तुम्हारे गांधी जी का हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो हम तुमसे खरीदते टाइम ये तुम्हारे रुपए देंगे, तो भैया हमें तो डॉलर दो। अब इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉलर का रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो जो हमारे यहाँ पर टाटा हो गए, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, ये प्रोडक्शंस करके क्या करते हैं, बाहर माल बेचते हैं। जब बाहर माल बेचते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से डॉलर्स आते हैं। अब डॉलर्स आते हैं तो ये जो रतन टाटा वगैरह ये अपने अकाउंट में डॉलर नहीं रखते हैं, बल्कि बीच में आरबीआई आ जाती है, और आरबीआई फेमा एक्ट के थ्रू आती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू बीच में आ जाती है और कहती है डॉलर्स जो है वो हमारे पास रहेंगे, इसके इक्विवेलेंट जो इंडियन करेंसी वो तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। तो डॉलर्स को रखने का जो राइट है वो किसके पास है, किसके पास है बताओ, वो हमारे पास आरबीआई के पास है। और ये लिए कस्टोडियन का मतलब होता है रखना अपने पास, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मैं आपके सामने स्लाइड लेकर आता हूं, फिर आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। चलो तो आप पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज stock of gold and reserve of foreign exchange. This function enable the central bank to exercise a reasonable control of foreign exchange. Control of foreign exchange transaction with the RBI two objective. दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इट हेल्प बैंक इन स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज, इट हेल्प इन परसुइंग अ कोऑर्डिनेट पॉलिसी टूवर्ड द बीओपी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। अब जो सेकंड पॉइंट है ना दोस्तों, इस सेकंड पॉइंट को समझने के लिए आपको बीओपी चैप्टर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी इस पॉइंट को होल्ड कर लो, बीओपी चैप्टर में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने अपने पास ये 4 पॉइंट क्लियर कर लिया, अब हम बचाए 5th पॉइंट। यही जो 5th पॉइंट है ना दोस्तों, ये दिक्कत करेगा आप लोगों को, लेकिन मैं जानता हूं दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि हम पढ़ाएंगे इस तरीके से कि दिक्कत करे ही ना। और जानते हो अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो जो हमारा अगला चैप्टर है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आपने इसमें इसका बेस बना लिया अच्छे से तो। लेकिन दोस्तों एक बात बोलूं, इस पॉइंट को समझने के लिए ना, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको जो छोटी छोटी टर्म्स हैं पहले उनको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने वो टर्म्स आपके साथ क्लियर नहीं की ना तो फायदा नहीं, फिर तो वही बात है बुक में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं छोटी छोटी टर्म्स क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको इस वाले पॉइंट पर लेकर आऊंगा, वादा है मेरे इस पॉइंट पर लेकर आऊंगा। लेकिन पहले छोटी छोटी टर्म्स सीख लो, उसको सीखने के बाद ना ये पॉइंट आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले साइड हो जाता हूँ, इतना जो कराए इतना आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए बात कर लेते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब मैं आपको ना 5 चीजें करवा रहा हूँ, अभी 5 छोटे छोटे टॉपिक करा रहा हूँ, 5 को समझ लो, ये वाला पॉइंट आपके लिए हो जाने वाला है बहुत इजी। और दोस्तों इसी पॉइंट से अगला जो चैप्टर है वो आपका रिलेट हो जाएगा, तो अगले चैप्टर में उतनी ही आप लोगों को मेहनत कम करनी पड़ेगी जितना आप इस जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वो 5 चीजें क्या क्या है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है वो है आपका रेपो रेट। क्या आता है, रेपो रेट। आपने कई बार न्यूज चैनलों में सुना होगा रेपो रेट चेंज होता रहता है। जी हाँ दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी साल में जो है वो 6 बार चेंज होती है, हर 2-2 महीने पे चेंज होती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का तो मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा आपको, अभी समझो कि रेपो रेट क्या होता है। देखो क्या होता है
कि कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब इस कॉमर्शियल बैंक को कल को अगर मान लो पैसों की जरूरत पड़ती है, और कौन से पैसों की जरूरत है, शॉर्ट टर्म नीड्स पड़ती है, मतलब लंबे समय के लिए नहीं बल्कि छोटे समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म नीड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करेगी, कॉमर्शियल अपनी सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेगी कि भैया जो सेंट्रल बैंक, तो मुझे कुछ टाइम के लिए बस पैसा क्या कर दो, उधार दे दो। तो मान लो सेंट्रल बैंक ने कुछ टाइम के लिए कुछ पैसा उधार दे दिया, तो बदले में सेंट्रल बैंक क्या बोलेगी, भैया मैं फ्री में तो नहीं दूंगा, मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक चार्ज करती है शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस इंटरेस्ट को कुछ और नहीं बल्कि क्या बोला जाता है, बैंक रेट, और सॉरी रेपो रेट। और ये जो रेपो रेट है हमारे पास, वो इस टाइम जो चल रहा है दैट इज 4%। रेपो रेट कितना चल रहा है, 4% करंट टाइम में। क्या हमें रेपो रेट याद करना है, नहीं दोस्तों, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो बताओ रेपो रेट का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको याद करने ट्रिक बताऊं, रेपो मतलब मेरी इज्जत थोड़े समय में ही कोई बिगाड़ सकता है। हाँ दोस्तों, कोई अगर एक आधा थप्पड़ मार दे आके, तो भैया थोड़े समय में इज्जत तो गई पानी में। तो ऐसे समझो, रेपो मतलब छोटी देर के लिए। तो जब कल को कॉमर्शियल बैंक को कुछ समय के लिए अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करवाना है, उसके लिए उसने सेंट्रल बैंक से कुछ पैसा उधार लिया, और उस उधार लिए हुए पैसे के बदले जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और अभी करंट टाइम में कितना चल रहा है, 4%, ठीक है। आप ये पढ़िए स्लाइड में, स्लाइड में साफ साफ लिखा हुआ है कि रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, और इसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। बोलो यहां पर आप लोगों को ये बात समझ आई। चलिए अब बात करते हैं अपनी सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है आपका बैंक रेट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है, शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म हो जाएगा। यानी कि कल को अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत हो, लेकिन लॉन्ग टर्म नीड को सेटिस्फाई करना हो लंबे समय के लिए, तो ऐसे में जब सेंट्रल बैंक इसको क्या देता है, पैसा उपलब्ध करवा देता है। जैसे सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार दिया, लेकिन लंबे समय के लिए दिया, लॉन्ग टर्म नीड के लिए दिया। तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। और जो बैंक रेट अभी चल रहा है दैट इज 4.65%। कितना, 4.65%। अच्छा, इसमें कम और इसमें ज्यादा क्यों, क्योंकि देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। बोलो क्लियर हुआ। तो आपने क्या समझा कि बैंक रेट का मतलब क्या होता है, कि जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कुछ पैसा उधार लेती है लॉन्ग टर्म नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो जो बदले में इंटरेस्ट पे करती है, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं क्या, बैंक रेट। बोलो क्लियर हुआ। एक बार स्लाइड में देखो आप, स्लाइड में साफ साफ लिखा है, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, और इसी को क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, बोलो यहां तक समझ आया आप लोगों को, यस सर समझ आया। अब तीसरा रेट होता है रिवर्स रेपो रेट। तीसरा क्या रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा एक बात बताओ, रिवर्स रेपो रेट आपको नाम से कुछ लग रहा है। देखो रेपो रेट तो आप पढ़ चुके हो, रिवर्स मतलब उसको आप उल्टा कर दो। देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ देखो ये कॉमर्शियल बैंक तो बच्चा है ना, बच्चा पापा से पैसे मांग रहा है, कल को हो सकता है पापा को जरूरत पड़ जाए पैसों की, कल को पापा को जरूरत पड़े पैसों की, तो क्या होगा, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, जब वो बाहर जाता है तो लंबी लंबी फेंक कर आ जाते हैं। कैसे कि अमेरिका वालों को कहता है, अरे तुम्हें पैसे की जरूरत है हमसे मांग लेना। अब जब मान लो अमेरिका वालों ने पैसा मांग लिया, तो नरेंद्र मोदी क्या जेब में रख के चल रहे पैसा, नहीं, वो क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक को फोन करेंगे, कहेंगे भैया इनके खाते में पैसा डाल दो। अब भाई इज्जत का सवाल है, सेंट्रल बैंक के पास अगर पैसा उतना नहीं हुआ तो मान लो क्या करेंगे, अब सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक को बोलेगी भैया थोड़े से पैसे दे दो ना उधार। तो अब देखो कॉमर्शियल बैंक कैसे बदला निकालती है। तो कॉमर्शियल बैंक है और एक है आपकी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने कहा कि सर हमें ना पैसों की थोड़ी सी जरूरत है, पापा है ना, कभी कभी पापा को भी जरूरत पड़ जाती है। तो कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, पैसा उधार दे दिया सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक ने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक ने रुक थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जब हम तुमसे पैसे लेते थे तो तुम हमसे क्या चार्ज करते थे, इंटरेस्ट। अब हम भी तुमसे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। अब सेंट्रल बैंक को कॉमर्शियल बैंक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब याद रखना कि कौन पे कर रहा है, सेंट्रल बैंक पे कर रहा है, और इस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये रेट है आपका 3.35%। कितना है, 3.35%। देखो रेपो रेट का उल्टा कर दो, यही क्या है, रिवर्स रेपो रेट। और एक बात देखो, जब सेंट्रल बैंक लेता है इंटरेस्ट खुद की कमाई तो 4% और 4.65%, और जब खुद को देना पड़ा तो देखो रेट कितना कर दिया, 3.35%। भाई बाप है, थोड़ा सा तो कमाएगा नहीं, कमाएगा। तो बोलो बात समझ आई, ये तीन टर्म्स क्लियर हो गई। अब एक बार इसको भी स्लाइड में आप लोग देख लो। देखो स्लाइड में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट के रिगार्डिंग कि इट रेफर टू द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द सेंट्रल बैंक टू मीट देयर करेंसी नीड्स।
ठीक है भाई, बोलो यहाँ तक कि आप लोगों को बात समझ आएगी। अब हम अपने पास चलते हैं अगली चीज पर, और अगली चीज है लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। अभी लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है वो सुनो। क्या होता है कि एक कस्टमर है, ठीक है, उस कस्टमर के पास कुछ रुपए हैं, उसने क्या किया, एक कॉमर्शियल बैंक के पास वो पैसा डिपॉजिट करवा दिया, कॉमर्शियल बैंक के पास वो पैसा डिपॉजिट करवा दिया। मान लो वो था 1 लाख रुपए। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 है या आरबीआई का एक्ट 1934 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस 1 लाख रुपए को पूरा पूरा अपने पास मत रखो, क्योंकि आपको ये पैसा क्या देना है, आगे लोन के रूप में देना है, तभी तो बैंक भाई पैसा कमाएगी। लेकिन अगर आपने पूरा ही लोन दे दिया तो कल को अगर ये कस्टमर पैसा निकालने आएगा तो पैसा नहीं बचेगा। तो ऐसे में कहा गया कि आप इस 1 लाख रुपए से कुछ पैसा तो अपने पास रख लो, अपने पास मतलब एक अलग निकाल के रख लो, बाकी बचा हुआ लोन दे दो। तो क्या होता है, इस 1 लाख रुपए में से अभी जो हमारा ये लीगल रिजर्व रेशियो का जो रेट चल रहा है, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो का रेट जो चल रहा है वो 18.5 21.50 21.50 चल रहा है। तो क्या हुआ कि इस 1 लाख रुपए में से क्या हुआ, 21,500 रुपए हमने क्या कर लिए, अलग कर लिए, 21,500 रुपए अलग कर लिए, और बचा हुआ पार्ट क्या कर दिया, लोन के रूप में फर्दर किसी दूसरी पार्टी को लोन दे दिया। तो जो 21,500 रुपए हमने अलग कर लिए, दैट इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। इसे वो क्या बोलता है, लीगल रिजर्व रेशियो बोलता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। इसके बाद क्या होता है, जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है कि इसमें से कुछ पैसा सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है, कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। जैसे हम अपना करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं ना, 1000 रुपए, 100 रुपए, 5000 रुपए, करंट अकाउंट है तो 25,000 रुपए, HDFC में सेविंग अकाउंट है तो 10,000 रुपए, SBI में अकाउंट है तो 5,000 रुपए, ओरिएंटल में है तो 2,000 रुपए, पंजाब नेशनल बैंक में तो 2,000 रुपए, इतना आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसी तरह से अभी हमने एक फीचर पढ़ा था कि बैंकर्स ऑफ द बैंक, इसी तरह कॉमर्शियल बैंक के भी खाते कहां खुले हुए, सेंट्रल बैंक में खुले हुए। तो सेंट्रल बैंक कहता है तुम्हें हर दिन इतना पैसा मेंटेन करके चलना है, हर दिन इतना पैसा मेंटेन करके चलना है। तो आप कैसा मेंटेन करना चल पड़ेगा कि जो बैंक के पास दिन भर में डिपॉजिट आई है उसको एक सर्टेन अमाउंट बैंक अपने उस अकाउंट में डालना पड़ेगा, जो कहां खुला हुआ है, सेंट्रल बैंक में खुला हुआ है। तो एक तरह से बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक, वो क्या करे, उसको मेंटेन करने के लिए उसमें पैसा डाल रही है। तो देखो भाई, डिपॉजिट आया, उसमें से 21,500 अलग कर दिए। अब बोला गया कि 21,500 का भी 3%, अब 21,500 का 3% कितना होगा, 215 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 645, यानी 6,450 रुपए जो बैंक है इसको कहां रखना पड़ेगा, अपने करंट अकाउंट पे, जो कहां खोल रखा है, सेंट्रल बैंक के पास खोल रखा है। और इस रेट को अभी मैंने क्या किया, 21.5 क्या था लीगल रिजर्व रेशियो, इस 21,500 का भी 3% कितना है, 6,450, ये कहां रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। जो हमारा अकाउंट खुला है, हमारा मतलब कॉमर्शियल बैंक का जो अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास खुला हुआ है, वहां पर 6,450 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे। और इस रेट को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। समझ आई बात? यानी LRR में से ही एक पार्ट हमने कहां डिपॉजिट करा दिया, सेंट्रल बैंक के खाते में डिपॉजिट करा दिया, और इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब एक बात और, 21.5 में से 3% तो चला गया, तो बचा कितना, 18.5%। अब ये 18.5% बैंक अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखता है कि कल को अगर कस्टमर आ जाता है पैसा निकालने के लिए ATM से, तो पैसा कहां से देंगे, आप बात समझ रहे हो। तो ऐसे में 18.5% जो है वो बैंक अपने पास रखते हैं, और इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आपने क्या सीखा कि LRR जो है, LRR जो है वो 2 चीजों का क्या होता है, समेशन होता है। वो 2 चीजें क्या होती है हमारी, वो 2 चीजें होती है SLR प्लस CRR, इन दोनों का क्या होता है, समेशन होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, एक मिनट दोस्तों, हमने ये किया कि जितना भी हमारे पास कैश था उसमें से कुछ परसेंट पार्ट हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। जो परसेंट पार्ट अलग कर दिया उसे बोलते हैं LRR। कितना आ गया, 21.5% जो अभी इस टाइम चल रहा है। उस 21.5% में से कुछ पार्ट मतलब 3% पार्ट हमने कहां डिपॉजिट करा दिया, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करा दिया, उसे बोलते हैं CRR। और जो बचा पार्ट है वो हमने अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखा कि कल को और कस्टमर मांगने ही आ जाए पैसे तो कहां से देंगे, तो वो कहलाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बोलो क्लियर है? अब मैं एक काम करता हूं, इन तीनों की डिफाइन आपको एक बार
करवा देता हूँ। देखो स्लाइड में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास लीगल रिजर्व रेशियो, ईच कॉमर्शियल बैंक केप्ट एज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम डिपॉजिट एज अ रिजर्व, और इसी को बोलते हैं LRR, जो कि दो चीज़ों का समीशन होता है, CRR और SLR का। फिर आपको दे रखा है CRR, इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। और इसके बाद आप SLR की डेफिनेशन देख लो, इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसे बोलते हैं NDTL। क्या बोलते हैं? NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विच कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ, और इसी को क्या बोलते हैं? SLR बोलते हैं। तो यहां पर आपको ये पांचों टर्म्स क्लियर हो गए। वैसे पांच नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 टर्म्स आपको कराई हैं। ये आपका पांचवा हो गया CRR और छठा हो गया आपका SLR। ये 6 टर्म समझ आ गए दोस्तों। जिन बच्चों को ये 6 टर्म समझ आ गए ना, उसके बाद जब मैं ये टॉपिक कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले साइड हो जाता हूँ, आप इतने पार्ट को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने पास फिफ्थ फंक्शन की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि हमारे सेंट्रल बैंक के कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन होते हैं। उसमें फिफ्थ फंक्शन मैंने आपको कहा था कि अभी कराऊंगा। तो अब हम करने वाले हैं फिफ्थ, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के बारे में डिस्कशन। दोस्तों ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। और आपको एक बात बताऊं मजे की, वो मजे की बात यह है कि यही वो टॉपिक है जो अगला चैप्टर है ना आपका, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी आएगा और इसमें तो है ही। और ये वो पॉइंट है जो 95% बच्चों को समझ नहीं आता। मैं लिख के दे रहा हूं, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि पिछले 10 सालों में 95% बच्चों को ये टॉपिक समझ ही नहीं आता। वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ के आते हैं, और अगर वो इस टॉपिक को छोड़ते हैं तो उनका मनी एंड बैंकिंग आधा चला गया और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तो पूरा ही चला गया, कुछ बचा ही नहीं फिर तो। इसलिए मैं नहीं चाहता आप लोगों का भी वो टॉपिक जाए, तो मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा और मैं वादा करता हूं अगले 20 मिनट के अंदर, भाई मुझे इस टॉपिक को समझाने में लगेंगे 20 मिनट। मैं चाहूं तो 2-4 मिनट की वीडियो बना के खत्म कर सकता हूं, लेकिन वो करना नहीं मुझे पढ़ाना है इन डेप्थ में, ताकि आप हर चीज के लॉजिक के साथ उनके रीजन जान पाओ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे ना वीडियो के टिल एंड तक, आपको थकना मना है, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं एग्जाम के। इसलिए भाई जितनी मेहनत कर सकते हो, जब आपका टीचर आपके साथ मेहनत करे तो आप क्यों नहीं करोगे ना साथ में। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इतना स्पिरिट दिखाया, मुझे अपने साथ रखा, बड़ा मजा आ रहा है। चलो अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। दोस्तों इस फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको पहले ही क्लियर कर दूं। आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR ये सब समझ आ गया? थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा, क्लियर है ना? ठीक है। अब सुनो, देखो इकोनॉमी के अंदर कितने पैसे सर्कुलेट होने चाहिए। जैसे जब नए नोट छापते हैं तो भाई ये कौन बताता है कि कितने नए नोट छापने चाहिए? तो ये डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस पे, जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। क्या होता है कि दो अथॉरिटी जो है ना, ये बड़ी ईगो हर्ट करने वाली अथॉरिटीज हैं। एक है RBI और एक है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो RBI बोलती है कि देखो मनी सप्लाई पर मेरा अकेले का अधिकार है। तो जब RBI कोई भी पॉलिसी बनाती है तो क्या करता है ना, गवर्नमेंट की ईगो हर्ट हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है यार सारी पॉलिसी तुम बनाओगे, फिर हमारा क्या फायदा। आप बात समझ रहे हो? मतलब पूरी इकोनॉमी में मनी की कितनी सप्लाई होनी, ये अथॉरिटी हमारे RBI एक्ट 1934 में किसको दी गई है? ये पावर, मोनोपोली पावर सिर्फ किसको दी गई है? RBI यानी सेंट्रल बैंक को दी गई है। बट गवर्नमेंट कहती है भाई हमसे बड़ा तो कोई नहीं है। बात समझ रहे हो? हमसे बड़ा तो कोई नहीं है, और ये RBI क्या चीज है, और ये RBI ऐसे मनमर्जी चला रही है। तो इन दोनों में बड़ी फ्रिक्शंस आ जाती हैं। फ्रिक्शंस का मतलब मतभेद आ जाते हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट कहता है कि ये करो, RBI कहती है ये करो। और दोस्तों आपको एक मजे की बात बताऊं, आप देख लो पिछले 10 सालों के अंदर हमारे जो RBI के गवर्नर्स हैं वो कितने ज्यादा चेंज हुए हैं। जानते क्यों? रघुराम राजन की स्टेटमेंट थी कि मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा है। वो अपनी गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए वो मुझसे फेक डेटा एनालिसिस करवाते हैं और बताते हैं कि लोगों को बताओ कि इस साल हमारा इकोनॉमी जो है इतना ग्रो अप कर रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रघुराम राजन को बोला भी गया था कि आप दोबारा से जो है खड़े हो किसके लिए? गवर्नर के लिए। बट रघुराम राजन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस पद को छोड़ना है, बिकॉज मैं ऐसे प्रेशर में काम नहीं कर सकता। तभी आप नोटिस करो कि रघुराम राजन हो गया, उसके बाद उर्जित पटेल हो गया, ये सारे के सारे 2 साल से भी कम अवधि के अंदर छोड़ के चले गए। अभी तो शक्तिकांता दास हैं, लेकिन इतनी फ्रिक्शंस होती है कि कोई सही नहीं पाता, वो अपने आप निकल जाता है। सोचो RBI के गवर्नर की गद्दी कितनी अच्छी होती है।
मतलब वैसे फॉर्म नहीं, मतलब पावर, लेकिन फिर भी लोग छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रेशर से हमको झेल नहीं पाते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर चलती है, आरबीआई रियलिटी दिखाना चाहती है इकोनॉमी में, रियलिटी में सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या चल रही है, तो दोनों में बड़ी फ्रिक्शन बनी रहती है। तो अब क्या हुआ है ना, 2018 में हमारे यहाँ पर जो हमारा संविधान है उसमें कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स की गई है, और मनी सप्लाई की कुछ हद तक पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दी है। मतलब रियलिटी के अंदर जैसे हम बुकों में पढ़ते हैं तो पता है क्या होता है, बुक के अंदर लिखा होता है कि जो मनी सप्लाई की मोनोपोली पावर है वो सिर्फ आरबीआई के पास है, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं है। रियलिटी के अंदर मान के चलो 70% पावर किसके पास है, आरबीआई के पास है, 30% पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी दोनों मिलकर ही क्या करती हैं, हमारे यहाँ पर गाइडलाइंस इशू करती हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि कितना मनी सप्लाई होगा इकोनॉमी के अंदर, तो ये कौन डिसाइड करेगा, दो अथॉरिटी करेंगी, एक आरबीआई करेगी और एक सेंट्रल बैंक, सॉरी आरबीआई तो सेंट्रल बैंक होती है, और एक आपकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब अगर आरबीआई कोई पॉलिसी बनाती है, अगर आरबीआई कोई पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, सर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई फ्रेम करती है। और फिस्कल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, सर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है। यानी मनी की कितनी सप्लाई होगी, अगर ये बात गवर्नमेंट बताएगी तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी के तहत बताएगी, बताओ, फिस्कल पॉलिसी के तहत बताएगी। और यही चीज अगर आरबीआई बताएगी तो कौन सी पॉलिसी के तहत बताएगी, आरबीआई बताएगी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। तो हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। जड़ से समझ लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, तो गवर्न्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी आरबीआई है। और फिस्कल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो फ्रेम करती है। ठीक है, अब उसके नीचे क्या लिखा है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले हम इस वाले टॉपिक पर आते हैं। सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्लियर हो गया? यस सर। अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ मेजरमेंट होते हैं, और वो मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर और एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी में हमेशा रेट आते हैं, क्वांटिटी में हमेशा रेट आता है, और क्वालिटी में रेट नहीं आते बल्कि उनकी विशेषताएं आती हैं, ऐसे याद कर लेना। अब क्या है, मैंने यहाँ पर ना दो एग्जांपल दिए हैं, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड। क्वालिटेटिव में भी एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, बट इसके जो पॉइंट्स है वो ये हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसके जो पॉइंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सीजन, क्रेडिट राशनिंग। मैं आपको एक एक करके सारी बात समझाऊंगा। चलो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड क्या होती है? सर एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं और सप्लाई कम होती है। जैसे अगर मान लो लोगों के पास, लोग डिमांड ज्यादा कब करते हैं बताओ, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, यानी उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। सोचो लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो आरबीआई क्या चाहेगी? देखो भाई, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, ये ग्राफ है हमारा डिमांड और ये हमारी है सप्लाई। ठीक है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो डिमांड करो हमारा शिफ्ट होके कहां चला गया, D1, लेकिन हम उतनी सप्लाई तो कर नहीं पा रहे। जैसे ये हमारा प्राइस होता है, ये हमारी क्वांटिटी होती है, डिमांड बढ़ गई, हम उतनी सप्लाई तो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा कि अचानक से प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। यानी एक्सेस डिमांड के केस में क्या आती है, इन्फ्लेशन आती है। बोलो बात समझ आइए। तो अब पहले ना हम एक्सेस डिमांड का कर लेते हैं, फिर हम डेफिसिट डिमांड पर आएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लोग डिमांड ज्यादा कब करते हैं, जब पैसा ज्यादा होता है। गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई क्या चाहेगी कि किसी तरीके से ना लोगों की जेब से पैसा निकाल ले, क्योंकि जब लोगों की जेब से पैसा निकालेंगे तो वो डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जब वो डिमांड कम कर देंगे तो वो पीछे दोबारा से डी पर आ जाएंगे, डीडी पर आ जाएंगे, और डीडी पर आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी उन्हें मिल जाएगी और मार्केट बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, भाई एक्सेस डिमांड में क्या होती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है, लोगों से कुछ ऐसी टेक्निक करता है कि लोगों की जेब से पैसा हमारे पास आ जाए, लोगों के पास पैसा ही ना बचे, लोगों के पास पैसे ही ना बचे जो वो डिमांड कर पाए। अब उनके लिए क्या टूल्स है हमारे पास, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर में रेपो रेट की बात करता है। दोस्तों बताओगे रेपो रेट क्या होता है? अभी बताया था सर, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट। अच्छा एक काम करता हूं, इन सबको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा आपको, इसलिए यहां पर मैं हर चीज का एक एग्जांपल लेते हुए चलूंगा, ध्यान से सुनो। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये कॉमर्शियल बैंक है और ये हमारी सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक ने कहा कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, सेंट्रल बैंक ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, तो बदले में कॉमर्शियल बैंक क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। अगर ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए होगी
या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होगी। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो इस रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और यही चीज अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगी तो क्या बोलते हैं इसको, बैंक रेट। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलो अब एक बात बताओ, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई की इंटेंशन क्या होगी कि लोगों से पैसा छीना जाए, मतलब छीना जाए मतलब किसी तरह से खींच लिया जाए। एक बात बताओ, अगर मैं रेपो रेट को बढ़ा दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं रेपो रेट को बढ़ा देता हूं तो रेपो रेट को बढ़ा देने से क्या होगा ये बताओ। रेपो रेट बढ़ा लेने से ये होगा कि जब सेंट्रल बैंक से कॉमर्शियल बैंक क्या लेगी, पैसा लेगी, तो उसके बदले जो इंटरेस्ट रेट है, मान लो पहले था 10%, पहले कितना था 10%, अब बढ़ा के हमने कर दिया 20%। तो बताओ अगर हम रेट बढ़ा देंगे तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो जब अपने ग्राहकों को लोन देगी तो क्या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या कम करेगी। जब उसे खुद का इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा तो वो फर्दर अपने कस्टमर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के देगी या उतना ही देगी, उससे कम देगी। सर ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज अगर कॉमर्शियल बैंक को महंगी पड़ेगी तो वो ऑब्वियस सी बात है आगे वाले ग्राहकों को क्या करेगी, बढ़ा के देगी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा लोग लोन कम लेंगे, और लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, और जब कम आएगा तो डिमांड पहले से थोड़ी कम हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और ऐसे हमारी इकोनॉमी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगी। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो हमें रेपो रेट क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी साल में 6 बार आती है। साल में कितनी बार आती है, 6 बार आती है। हर 2-2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है, हर 2-2 महीने पे चेंज होती है, क्योंकि 2 महीने में ही हम पता लगाते हैं कि डिमांड ज्यादा हो रही है कम हो रही है। बात समझ आई। तो बताओ एक्सेस डिमांड के केस में रेपो रेट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरा केस बैंक रेट। अच्छा बैंक रेट भी तो वही है, लॉन्ग टर्म, बस फर्क कितना है कि बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो क्या करेंगे, जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो बाद में कॉमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर से क्या करेगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जिससे कस्टमर डिस्करेज होगा लोन लेने के लिए, और जब लोन कम लेगा तो उसके पास पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो वो डिमांड कम करेगा। तो बैंक रेट को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किस केस में, एक्सेस डिमांड की केस में। समझ आया। बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि कल को अगर सेंट्रल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कल को अगर सेंट्रल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, वो कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है, ये देखो इस बार कॉमर्शियल बैंक ने पैसे लिए तो बदले में सेंट्रल बैंक क्या पे करती है, इंटरेस्ट, और इसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, RRR, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में हमें पैसा कम करना है या ज्यादा करना है। सर एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो अब हमें पैसा कम करना है। अगर पैसा कम करना है तो मान लो सेंट्रल बैंक पहले दे रही थी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का, तो एक तरह से कॉमर्शियल बैंक की इनकम कितनी हो रही थी, 10%। अगर कॉमर्शियल बैंक की इनकम 10% हो रही थी तो इस इनकम से वो क्या कर रही थी, लोगों को लोन ज्यादा दे पा रही थी। लेकिन अगर मैं इस रेट को कम कर दूं 5%, तो कॉमर्शियल बैंक की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम हो जाएगी। भाई पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, मान लो 10% में बैंक कमा लेती थी 10 करोड़ रुपए, लेकिन अब 5% है, अब कमा पाती है 5 करोड़। तो बताओ अगर कॉमर्शियल बैंक की कम कमाएगी तो वो लोगों को भी क्या करेगा, कम से कम ब्याज दे पाएगी। तो ऐसे में लोग क्या होंगे, डिस्करेज, उनके पास भी पैसा नहीं आएगा और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। तो याद रखना जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है इसको कम करना होता है, किस केस में, एक्सेस डिमांड के केस में। देखो हमने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया तो कॉमर्शियल बैंक की सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, कम, इसकी सोर्स ऑफ इनकम कम होगी तो कस्टमरों की भी सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। आते हैं एसएलआर पे। एसएलआर और सीआरआर को जोड़े तो बताओ क्या आता है, कमेंट करके बताओ। यहीं पर वीडियो पॉज करो और कमेंट करो कि एसएलआर प्लस सीआरआर इज इक्वल टू व्हाट। आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा अब इसका आंसर, आप लोग बताओगे। जितने लोग पढ़ने वाले वो कमेंट करेंगे, नहीं पढ़ने वाले मत करना कमेंट, कोई जरूरत नहीं है। वहीं वीडियो को बंद करो, भाग जाओ खेलने के लिए। बोलो बात आई समझे। अब सुनो एसएलआर क्या होता है बताओ। सर एसएलआर का मतलब होता है वो रेशियो या वो परसेंटेज जो कॉमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का अपने पास रखती है लिक्विड एसेट्स के रूप में। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल या कह लो प्रैक्टिकल केस ले रहा हूं, और वो प्रैक्टिकल केस क्या है। प्रैक्टिकल केस कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो कस्टमर ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए। मान लो पहले हमारा एसएलआर का रेट था 10%, कितना था 10%।
तो बैंक अपने पास कितना रिजर्व रखती थी, 10,000 रुपए का। तो लोन कितना दे पाती थी वो, 90,000 रुपए का। भाई 10% अगर रेट है तो 10,000 रुपए बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में हमेशा रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो लोन कितना दे पाएगी, सिर्फ 90,000 का लोन दे पाएगी। लेकिन अगर मैं रेट बढ़ा दूं, 20% कर दूं, तो बैंकों को 1 लाख में से 20,000 रुपए अपने पास रखने पड़ेंगे और 80,000 रुपए क्या देना पड़ेगा, लोन के रूप में देना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर हम एसएलआर रेट को बढ़ा दें तो बैंकों को अपने पास लिक्विड एसेट्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, और अगर अपने पास लिक्विड एसेट्स ज्यादा रखने पड़ेंगे तो लोन देने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हम एक्सिस डिमांड में यही चाहते हैं कि बैंकें लोन ज्यादा ना दे पाए, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, लोन ज्यादा दे दिया। तो इनको डिस्करेज करने के लिए हमें एसएलआर रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो एसएलआर रेट का एरो मैं ऊपर कर दूंगा, किस केस में, एक्सिस डिमांड के केस में। समझ आए दोस्तों, सब समझ आएगा अगर आप जेन्युइनली टू द पॉइंट ना पढ़ के इन डेप्थ पॉइंट पढ़ोगे। सरफेस रीडिंग लेनी है तो बात अलग है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ सर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो भैया इन डेप्थ में ही पढ़ाया जाएगा। अगर आपको लगता है वीडियो लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, आप स्विच कर दो, यहाँ मत देखो, ठीक है। मैं तो मेरे बच्चों को पूरी 100% नॉलेज दूंगा। ये जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, जो बच्चों से पैसे ऐंठते हैं इस टाइम पर क्रैश कोर्स के नाम पे और अंधाधुंध पैसे मांगते हैं, उन सबकी दुकान बंद करनी है। क्यों बंद करनी है, क्योंकि देखो बच्चों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको लेनी है, आप अपनी मेहनत का पैसा लो, बट मेहनत से ज्यादा का पैसा लोगे तो भाई बच्चे के पास इतना ब्लैक मनी नहीं है जो बच्चा आपको देगा। और इसी मुहिम को खत्म करने के लिए हम ये 30 डेज सीरीज लेकर आए, और आप खुद भी नोटिस करेंगे यही सारी चीज आप ट्यूशन में पढ़ते हो, जिसके बदले आप 10, 12, 20,000 रुपए देते हो। यहाँ क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उस मुहिम को खत्म करना है हमें, ठीक है। हाँ, ट्यूशन वालों को लेना है, एक जायज पैसा ले, नाजायज ना ले बच्चों से, ठीक है। आओ इधर। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों ने कहीं भी ट्यूशन क्लास ले रखी है, सारी छोड़ दो, फीस अभी देनी बाकी तो मत दो, क्योंकि हम लेकर आ गए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सक्लूसिव क्लास। कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ आ जाओ। अब बात करते हैं सीआरआर की। सीआरआर क्या होता है कि जो टोटल डिपॉजिट होते हैं उसका एक परसेंटेज जो हमें सेंट्रल बैंक में जमा कराना होता है। किसको, कॉमर्शियल बैंक को। टोटल डिपॉजिट का एक ऐसी परसेंटेज जो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। अब एक बात बताओ, मेरे पास टोटल डिपॉजिट है 1 लाख रुपए के। अब मान लो पहले जो सीआरआर का रेट था वो था 4%, तो यानी मुझे 4,000 रुपए क्या करने पड़ते थे, सेंट्रल बैंक को देने पड़ते थे। तो मेरे पास रुपए कितने बचते थे, सिर्फ 96,000। यानी कल को अगर मुझे लोन देने तो मैं 96,000 तक का लोन दे सकता हूँ। वैसे तो उससे कम होगा क्योंकि एसएलआर भी अभी कटेगा उसमें से। मान लो अब मैं सीआरआर के रेट को बढ़ा के 10% कर दूं, तो सेंट्रल बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा, 10,000। मेरे पास कितना, मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास कितना बचेगा, 90,000 रुपए। जब खुद के पास पैसा कम बचेगा तो वो लोगों को लोन क्या दे पाएगी, कम दे पाएगी। और हम तो यही चाहते हैं ना, लोगों के पास पैसा कम से कम जाए। तो ऐसे बताओ सीआरआर रेट क्या करना पड़ेगा, सर सीआरआर रेट को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सीआरआर रेट अगर हम बढ़ाएंगे तो कॉमर्शियल बैंक के पास खुद के पास पैसा कम पड़ेगा, और जब कम पड़ेगा तो वो लोन फर्दर क्या दे पाएगी, कम दे पाएगी। ठीक है, बोलो बात समझ आई। यस सर। इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचना। अब आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग कॉमर्स के उन्होंने बिजनेस स्टडीज में ट्रेजरी बिल पढ़ा था, टी बिल जिसे बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। हाँ सर पढ़ा था लेकिन समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। और जो आर्ट्स वाले टेंशन नहीं लो, बताऊंगा आपको भी, ठीक है। कॉमर्स वालों को तो मैं उस रेफरेंस के लिए याद दिला देता हूँ, बेटा उसमें भी तुमने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़ने बैठ जाओ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर कर दो इंस्पायर्ड बिजनेस स्टडीज पे, वहां भी मैं 30 डेज की सीरीज ले आऊंगा। इंस्पायर्ड बिजनेस स्टडीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आ जाएगा, हमारा ही चैनल है, उस पर मैं बिजनेस स्टडीज कराता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए 30 डेज सीरीज तो तभी लाऊंगा जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। आप इतना भी नहीं करोगे तो फिर भाई मैं क्यों मेहनत करूँ आपके लिए, सीधी बात है। चलो बात को सुनो। अब मैं बात कर रहा हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन की, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। दोस्तों जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, जिसमें सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, ठीक इसी तरह गवर्नमेंट्स के भी अपने शेयर्स होते हैं, अपने डिवेंचर्स होते हैं और अपने बॉन्ड्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के जो शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इन तीनों को नाम देते हैं सिक्योरिटीज, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनको रखने का, बेचने का और खरीदने का राइट किसको दे रखा है, आरबीआई को दे रखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दे रखा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, और उन सिक्योरिटीज को बोलते हैं ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल, टी बिल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, अब देखो ये है आपकी सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट की कई सारी सिक्योरिटीज पड़ी हुई है। अब सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि जो कस्टमर है ना, अच्छा अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, अभी हम केस पढ़ रहे हैं एक्सेस डिमांड का। तो एक्सेस डिमांड में लोगों के पास पैसा बताओ ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। हम चाहते हैं उनके पास पैसा कम आए, कम हो जाए,
क्योंकि वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, सेंट्रल बैंक क्या करती है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है या जिसे हम टी बिल, ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे इनको बेच देती है। बेचने से जानते हो क्या होता है, पेपर का क्लेम जो होता है, एक पेपर होता है सर्टिफिकेट, वो क्लेम किसको पहुंच जाता है, कस्टमर को, और कस्टमर उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू यानी पैसा किसको दे देता है, आरबीआई को दे देता है। जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं, अब मैं ये बोलूं ये पेन मैं बेच देता हूं लोगों को, तो ये जब पेन बेचूंगा तो ये कमोडिटी चली जाएगी, लेकिन उनके जेब का पैसा मेरे पास आ जाएगा। अब वो डिमांड कम कर पाएंगे। आप बात समझ रहे हो, वही काम सेंट्रल बैंक करती है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उनको कस्टमर को बेच देती है और बदले में जो उनकी जेब में रखा पैसा है वो अपने पास कर लेती है। अब ऐसे क्या हुआ, इनके जेब का पैसा कम हो गया। अब इनके पास पैसे के इक्विवेलेंट पेपर है, बट वो पैसा नहीं, हो तो पेपर के इक्विवेलेंट है, सॉरी पैसों के इक्विवेलेंट है, बट वो है तो एक तरह से पेपर क्लेम, बात समझ रहे हो, बट वो मनी तो नहीं है ना जिसको जाके कहीं भी कोई चीज खरीद ले। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर हम सेल कर देंगे तो पब्लिक का पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, लोगों का पैसा कम हो जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे, और जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो नॉर्मल डिमांड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, महंगाई। तो आपने देखा किस तरीके से हम महंगाई को खत्म करते हैं। दोस्तों यही वो पॉइंट होता है जो आपको इकोनॉमिस्ट बनाते हैं। तो देखा कि किस तरीके से हम अपने यहाँ पर महंगाई को जो है पूरी तरह से खत्म करते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अभी तो भैया ये भी कराऊंगा, टेंशन किस बात की है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे का टॉपिक। तो बताओ यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं इधर एक्सेस डिमांड पे। अच्छा यार, हाँ अभी डेफिसिट डिमांड में छुड़वा रहा हूँ, करवाऊंगा, रुक जाओ। अभी हमने क्वालिटेटिव मेजर में रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसआरआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ लिया, किसके रूप में, एक्सेस डिमांड के केस में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर में क्या होगा, थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका होगा, इसमें सीधा सीधा पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो अगर आप कभी भी बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक वाला फ्री में लोन नहीं देगा। सर हाँ हमें पता है इंटरेस्ट चार्ज करता है, नहीं नहीं दोस्तों मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बैंक वाला बदले में कुछ सिक्योरिटी रखवाता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा लोन का अमाउंट लेट सपोज है 2 लाख रुपए, मैंने बैंक से कहा 2 लाख रुपए का लोन दे दो, तो बैंक ने कहा भैया आप सिक्योरिटी रखवाओ, सिक्योरिटी में आप अपने जमीन के कागज रखवाओ और उस जमीन की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए अगर आपको 2 लाख का लोन लेना है। तो ये बताओ बैंक ने कितना एक्स्ट्रा पैसा गिरवी के रूप, कितनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी गिरवी में रखवा ली। भाई देखो मुझे 2 लाख का लोन चाहिए, बैंक कहेगी ठीक है भाई अपने दुकान के कागज या प्रॉपर्टी के कागज रखवा दो, लेकिन उस प्रॉपर्टी की एटलीस्ट कीमत 5 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए। 2 लाख रुपए के लोन के बदले में 5 लाख की सिक्योरिटी रखवा रहा है और कह रहे हैं जब आप लोन वापस कर दोगे ये 5 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी, प्रॉपर्टी जो कागज है वो तुम्हारे नाम कर दूंगी। ठीक है भाई, यहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है सर, 3 लाख है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है दोनों में कितना डिफरेंस है, लोन अमाउंट में और सिक्योरिटी के अमाउंट में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं चाहता हूं लोगों को डिस्करेज करना कि लोग लोन कम से कम ले, क्योंकि भाई मार्केट में कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो डिस्करेज करने के लिए अभी भी पर्सन देखो 2 लाख का लोन लेना चाह रहा है। मैंने बोला कि भैया अब आपको सिक्योरिटी ना कम से कम 10 लाख रुपए की रखवानी पड़ेगी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी वो रखवाओ जिसकी कीमत एटलीस्ट 10 लाख हो। यानी मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है बताओ, 8 लाख रुपए। पहले कितना था, 3 लाख। एक बात बताओ, 2 लाख के अगर मैं आपको बोलूं, आपको एक बैंक ऑफर करी मैं 2 लाख का लोन दूंगी लेकिन बदले में 5 लाख तक की सिक्योरिटी रखवाओ, दूसरी बैंक करी 2 लाख का लोन दूंगी लेकिन 10 लाख तक की सिक्योरिटी रखवाओ, किससे लोन लोगे, पहले वाले से लोगे ना। अब ये बताओ अगर मैं, हर बैंक यही करे, हर बैंक ने अपने रेट बढ़ा दिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, मार्जिन रिक्वायरमेंट इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, 3 लाख से 8 लाख। जैसे आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाओगे लोग डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने के लिए, और जब लोग डिस्करेज होंगे लोन नहीं लेंगे या कम अमाउंट का लेंगे, 2 लाख की जगह वो 50,000 का लेंगे या 1 लाख का, कुछ लोग तो लेंगे ही नहीं, तो डिस्करेज हुए, लोगों की जेब में पैसा कम हुआ, हाँ हुआ, तो ऐसे में एक्सेस डिमांड क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। समझ आ रही है। तो बताओ मुझे एक्सेस डिमांड के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, बताओ, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखूंगा इंक्रीज, मार्जिन रिक्वायरमेंट मुझे बढ़ा देना चाहिए। बात समझ आई। सारे पॉइंट बहुत इजी हैं, बस थोड़ा समझ के चलो। पता नहीं क्यों बच्चे इस टॉपिक को बड़ा ज्यादा टफ मानते हैं। अभी तक आपको लगा, अरे मुझे नहीं लगा तो आपको कहां से लग जाएगा। मैं तो आपसे लोगों से गया गुजरा तो मैं हूं, जब मुझे नहीं समझ आता, जब मुझे आता तो आप लोगों को तो आ ही जाएगा। बात समझ लो। चलिए अब बात करते हैं मोरल स्यूजन की। अच्छा मोरल स्यूजन क्या होता है, आओ मैं आपका मोरल स्यूजन करता हूं। सर क्या मतलब मोरल स्यूजन, देखो मोरल स्यूजन का मतलब जानते हो क्या होता है, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं किसी चीज को लेकर। जैसे मैंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, वैलेंटाइन डे आने वाला है। ओह सर क्या बात है, अरे सुन तो लो,
वैलेंटाइन डे आने वाला है, ये जितने कपल्स वगैरह घूम रहे होते हैं ना, इनको लेके डंडा मारो। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल लग रहा है ना, कमेंट करके अगर तुमने ज़्यादा देशभक्ति दिखाई ना मुझे कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये होती है जस्ट समझाने के लिए यार, चीज़ों को समझो ना। तुम्हें इतनी देशभक्ति लगी है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो जाओ ना, लड़ाई करो, युद्ध करो। ठीक है, बस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल तक रखो। मैंने कहा कि हम सब लोग तो देखो भाई सिंगल है, हमने और किसी मिंगल बंदे को देखा, जैसे हमारे दोस्त लोग होते हैं, तो मन क्या करता है भाई टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, लेके डंडा मार दे, जहाँ भी ये जाए ना, जहाँ मिल जाए 14 फरवरी को, तो लेके डंडा मार दे, बजरंग दल में शामिल हो जाए। ठीक है, ऐसा मन करता है? नहीं करता भाई, मेरा तो करता है। अब सुनो मेरी बात, मैंने एग्जांपल क्यों दिया, वैसे क्यों दिया था, हाँ, तो अब क्या हुआ कि बजरंग दल वालों का मेन फोकस क्या होता है, वो कहते हैं भाई ये जो वेस्टर्न कल्चर है जो बाहर से आए, इसको इंडिया में अडॉप्ट मत करो, इंडिया की जो संस्कृति है ना उसको अडॉप्ट करो, बाहर की संस्कृति क्यों अडॉप्ट कर रहे हो। तो क्या होता है ना, डंडे के अलावा भी एक चीज़ होती है, वो होता है बहलाना और फुसलाना। बहलाना फुसलाना मतलब उनकी बाकायदा काउंसलिंग करवाई जाती है और कहा जाता है जो यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स वगैरह होते हैं, उनको काउंसलिंग देकर बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें बेकार होती है, अपने करियर पे फोकस करो। इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो उन चीज़ों में जाते ही नहीं। फिर ये जो रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इस पे जाते ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए। दैट इज कॉल्ड मोरल स्यूजन। इसी तरह से जो बैंक में लोन लेने के लिए आया है, एक तो तरीका मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दूं, और एक तरीका मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ा रहा, जितना है उतना ही रखूं। लेकिन जब बंदा लोन लेने के लिए आया तो मैं उसको बोल दूं भाई तुम्हारा आधार कार्ड है, वो कहेगा हाँ। तुम्हारा पैन कार्ड है, हाँ। मैंने कहा पासपोर्ट है, बोला ना। मैंने कहा बस इस चक्कर में तुम्हें लोन नहीं दे पाऊंगा, क्यों, तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। आपने देखा वो कई बार बैंक्स क्या करती हैं, आपके ऊपर इतने डॉक्यूमेंट्स बोल देती है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन बोलती है, आप थका के बोलते हैं भाई मुझे कराना ही नहीं है। दैट इज नन अदर देन इट इज कॉल्ड मोरल स्यूजन। इसी को मोरल स्यूजन बोलते हैं। ये बैंक आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई करती है। जब बैंक ज़्यादा आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगने लगे हैं तो समझना मोरल स्यूजन कर रहा है, और साफ साफ बोल देना बैंक वालों को ये मोरल स्यूजन ना कर, बता रहा हूँ ये क्वान्टिटेटिव है, दे दूंगा क्वान्टिटी, समझाने के लिए। बोलो बात समझ आई आप लोगों को। तो मोरल स्यूजन का मतलब क्या हुआ कि वो आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप लोन कम से कम लो। तो हम ऐसे में बताओ इन्फ्लुएंस ज्यादा करेंगे कम करेंगे? सर मोरल स्यूजन में हम उन्हें इन्फ्लुएंस ज्यादा करेंगे। और क्यों करेंगे? ताकि वो डिस्करेज हो। मोरल स्यूजन क्यों करेंगे? ताकि वो डिस्करेज हो, लोन कम से कम अमाउंट का ले, क्योंकि जब वो लोन कम से कम अमाउंट का लेंगे तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। समझ आया? इसके बाद है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ लड़कों, एक बात बताओ, जब तुम अपने फ्रेंड से टाइम मांगते हो तो क्या प्रॉपर मिलता है? सर नहीं मिलता। बड़े नखरे होते हैं इन लोगों के, बहुत ज़्यादा होता है। इनसे बोलो कि चलो घूमने चलते हैं तो कहते हैं नहीं मुझे ये काम है, वो काम है, ये है। दोस्त लोगों में होता नहीं होता है। क्या करते हैं वो? क्रेडिट राशनिंग करते हैं। क्या करते हैं? अगर आपने उन्हें बोला ना चलने में, चलो यार कहीं चलते, 4 घंटे लगे, कहते हैं यार 4 घंटे का टाइम नहीं, अगर 1 घंटे का काम हो तो बताओ मैं चल लूँगा। होता है वो 4 घंटे वो 1 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम यही चीज़ बैंक्स करती है। बैंक में लोन लेने के लिए आओ, आप कहोगे मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, बैंक कहेंगे नहीं नहीं जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स है उस हिसाब से तो हम आपको लोन से 2 लाख का दे पाएंगे। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट मतलब उधार, राशनिंग मतलब काट देना, उधार काट देना, उधार का अमाउंट काट देना, कम कर देना। दैट इज क्रेडिट राशनिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग कर दी जाती है ज़्यादा लेवल पे, मतलब बहुत सारी क्रेडिट राशनिंग होती है। अगर कोई बंदा 20 लाख का लोन ले लिया तो मैं क्रेडिट राशनिंग करके दूं, भैया आपके हिसाब से तो मैं 12 लाख का लोन दे पाऊंगा, 20 लाख तो दे ही नहीं पाऊंगा। दैट इज क्रेडिट राशनिंग। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि लोगों के पास पैसा कम से कम जाए और एक्सेस डिमांड क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। देख रहे हो ये सारा जो काम कॉमर्शियल बैंक करती है, किसके कहने पर करती है? सेंट्रल बैंक के कहने पर करती है। और ये वाले तो सारे काम सेंट्रल बैंक करती है, तो फिर भी जो ब्रांच ऑफिस होते हैं वो करती है कॉमर्शियल बैंक्स। समझ आया आप लोगों को? यस सर बिल्कुल समझ आया। तो अभी हमने कौन सा केस किया? एक्सेस डिमांड। अच्छा डेफिसिट डिमांड में आपको रटवा दूं या समझाऊं? चलो दोनों बता देता हूं। पहले रटवा दूं एक बार, इसका अपोजिट कर दो। ये बढ़ रहा है, बैंक रेट कम कर दो। ये बढ़ रहा है, ये कम कर दो। ये कम हो रहा है, बढ़ा दो। ये बढ़ रहा है, कम कर दो। ये बढ़ रहा है, कम कर दो। ये सेल है, ये परचेज है। अभी मैं रटवा रहा हूं, अभी समझाऊंगा, रुको। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दो, डिक्रीज कर दो। मोरल स्यूजन डिक्रीज कर दो। इसके बाद क्रेडिट राशनिंग डिक्रीज कर दो। बस आज की क्लास हो गई खत्म, स्वाहा। लेकिन अभी मज़ा नहीं आया, मैं आपको पहले समझाऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन आप थोड़ा मैं स्पीड में समझाऊंगा क्योंकि आपने एक्सेस डिमांड पर फोकस कर लिया ना। डेफिसिट डिमांड तो जस्ट उसका अपोजिट होता है। अच्छा डेफिसिट डिमांड होता क्या है पहले ये देखते हैं। सर डेफिसिट डिमांड का मतलब ये होता है कि लोग जब डिमांड कम करते हैं, मतलब हमारे पास प्रोडक्शन खूब सारा हो रखा है, यानी हमने आइटम, इंडस्ट्रीज ने आइटम इतने सारे बना दिए हैं बट खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में उनको प्राइस क्या करने पड़ जाते हैं, ड्रॉप करने पड़ जाते हैं अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए। अब एक बात सोचो कि विंटर्स में जब विंटर्स चली जाती है, ठीक है, समर आती है, तो कई दुकानदारों के पास विंटर के जो होते हैं ना
रूम हीटर वगैरह होते हैं, तो वो रूम हीटर उनके पास बहुत सारे बच जाते हैं। अब गर्मियों का स्टॉक लाना है तो वो चाहते हैं यार ये माल ना जल्दी जल्दी बिक जाए। अब उनके पास क्या है, माल तो बहुत सारा पड़ा है लेकिन डिमांड क्या है, कम है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जिस चीज़ की कीमत 1000 रुपये वो उसको 700 रुपये की सेल में निकाल देते हैं, प्राइस क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो जब प्राइस ड्रॉप हो जाती है इसको बोलते हैं रेसेशन। क्या बोलते हैं, रेसेशन। जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। प्राइस ड्रॉप होती है तो क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। बात समझ आई। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, लोग डिमांड कम करते हैं। देखो डिफ्लेशन में क्या होता है कि ये जो डिमांड कर्व है, ये जो सप्लाई कर्व है, पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होते हैं, फिर क्या होता है, लोग डिमांड कम करते हैं, लोग डिमांड कम करने लग जाते हैं। लोग डिमांड कम क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो डिमांड कम करने की वजह से जो पहले प्राइस पी था वो घटकर कितना हो जाता है, P1 हो जाता है। देख रहे हो प्राइस पहले यहाँ पर था, अभी घट के कितना हो गया, P1 हो गया। तो रेसिशन के केस में या डेफिसिट डिमांड के केस में प्राइस कम हो जाती है। तो प्राइस कम होती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है प्रोड्यूसर और सेलर दोनों को ही। तो क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। भाई डेफिसिट डिमांड, लोग डिमांड कम कब करते हैं, जब पैसा नहीं होता। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग खूब खरीदे। भाई केस अब अपोजिट है। अब केस क्या है कि गवर्नमेंट वो आरबीआई चाहती है लोग खूब खरीदे, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी लोगों के पास पैसा आए। आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को कम कर देगी। बैंक रेट मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है तो बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम चार्ज करेगी। जब सेंट्रल बैंक कम चार्ज करेगी तो कॉमर्शियल बैंक भी जब आगे कस्टमर को लोन देगी तो वो भी कम चार्ज करेगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा लोन का तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। जब लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे। तो डेफिसिट डिमांड डिमांड की ओर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही है, रेपो रेट को कम कर दो, बैंक रेट को कम कर दो। रिवर्स रेपो रेट, सेंट्रल बैंक जब कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है तो बदले में क्या पे करती है, इंटरेस्ट। उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट का रेट बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी, ताकि कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा इनकम हो। जब कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा इनकम होगी तो वो कस्टमर को ज्यादा पैसा दे पाएगी और अल्टीमेटली हमें कस्टमर तक पैसा पहुंचाना है। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, एसएलआर घटा दिया जाएगा। अच्छा ये दोनों अब आप खुद देख लेना क्योंकि ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज, ओपन मार्केट में क्या होगा, अब क्या होगा सुनो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो हमारी आरबीआई है ना और ये कस्टमर है, तो कस्टमर के पास क्या रखा है, पेपर बोले तो वो ट्रेजरी बिल रखे हैं। आरबीआई कहती है ट्रेजरी बिल हमें बेच दो ताकि तुम्हारा जो ट्रेजरी बिल है वो किसके पास आ जाए, आरबीआई के पास आ जाए। और बदले में आरबीआई तुम्हें क्या दे देगी, पैसे दे देगी ताकि तुम्हारी जेब में पैसा है और तुम डिमांड करो। तो यहां पर अभी हम आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आरबीआई ने क्या किया, कस्टमर से अपने बिल्स को परचेज किया, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपने जो ट्रेजरी बिल है उनको क्या किया, परचेज किया। समझ रहा है, क्योंकि परचेज करने से आरबीआई को पेमेंट करनी पड़ेगी कस्टमर को, कस्टमर के पास पैसा आ जाएगा और हम यही चाहते हैं उनके पास पैसा आए। तो ये समझ आया आपको, ठीक है। यहां पर आता है डेफिसिट डिमांड, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, हम चाहते हैं लोन ज्यादा से ज्यादा देना, लोन ज्यादा से ज्यादा देना, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दो। अच्छा आपको 2 लाख का लोन चाहिए, पहले 2 लाख के लोन के लिए कितना गिरवी रखवाना पड़ता था, 10 लाख तक की वैल्यू, लेकिन अब 2 लाख के लोन के लिए सिर्फ आपको 5 लाख की वैल्यू रखवानी पड़ेगी गिरवी। जब आपने गिरवी का अमाउंट कम कर दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया, तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, इनकरेज होंगे, डिस्करेज नहीं होंगे, इनकरेज होंगे। मोरल्स यूजर, हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, सर अच्छा आपको कार चाहिए तो आप कार फाइनेंस करा लो ना, हम आपको लोन दे देंगे। सर हमारी बैंक ना आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अच्छा खासा लोन देगी और अच्छी खासी ईएमआई बना देगी, कोई दिक्कत वाली। आपने कार सोचा, कार आपके हाथ में, घर सोचा, घर आपके हाथ में। दैट इज मोरल्स यूजन, ठीक है। फिर एक क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग कम करेगी। कोई बंदा 2 लाख का लोन लेने के लिए है, बैंक क्या करेगी, बोलेगी सर स्कीम के तहत ना 5 लाख का लोन ले लो, इसमें आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। भैया बंदा 2 लाख का लेने है, आप 5 लाख का दे रहे हो, दैट इज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। आप बात समझो। तो ये वो तरीके थे जिनसे डेफिसिट डिमांड को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यहां तक की बात समझ आई, ये सर बिल्कुल समझ आई, ठीक है। अब मैं ये लो थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो कर लो। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने पास फिस्कल पॉलिसी की। अच्छा एक बात बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी पूरी क्लियर हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर आपको क्लियर हो गए। दोस्तों ये टॉपिक ना बहुत इजी है, आई डोंट नो बच्चों को क्यों टफ लगते हैं। आपने देखा कुछ लगा टफ, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली दिमाग खोल के बैठो, हर चीज समझ आएगी। ये जो टॉपिक आपने समझ लिया, जानते हो अगला चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया आधे से ज्यादा। ये टॉपिक अगले चैप्टर में भी है हमारा, ठीक है। आओ फिस्कल पॉलिसी बताओ, फिस्कल पॉलिसी कौन गवर्न करता है, सर इसको गवर्नमेंट गवर्न करती है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इसलिए अलर्ट रहना। अब
इसमें तीन टॉपिक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस और गवर्नमेंट पॉलिसी। वही दो चीजें, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ठीक है, अब पहले एक्सेस डिमांड कर लें। हाँ सर, एक्सेस डिमांड कर लो। एक्सेस डिमांड मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट चाहती है उनके जेब से पैसा कम हो जाए। बताओ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए कम किया जाए? सर पहले समझा दो। गवर्नमेंट रोड बनाती है, अच्छा रोड से याद आया, कभी कभी आपने सड़कों पे देखा है पीडब्ल्यूडी लिखा होता है। जिस रोड पर आप जा रहे हो तो हाईवे वगैरह, उस पर कभी कभी पीडब्ल्यूडी लिखा होता है। जिन रोडों के ऊपर पीडब्ल्यूडी लिखा होता है उसका मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और ये रोड किसने बनाई जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जिस रोड पे पीडब्ल्यूडी नहीं लिखा वो गवर्नमेंट ने, वो कौन सी गवर्नमेंट ने बनाई है? स्टेट गवर्नमेंट ने। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में जिन जिन रोडों पर मुझे पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ नजर आता है, मैं समझ जाता हूँ ये पैसा किसने खर्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जिन रोडों पर पीडब्ल्यूडी नहीं लिखा होता है, इसका मतलब ये पैसा किसने खर्च किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारे यहाँ पर रोड्स बनाने का काम करती है। ये बताओ, अगर लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उनमें पैसा खर्च करे ना करे? मैं बोलता हूँ नहीं करे। जैसे गवर्नमेंट को मान लो रोड बनवानी है, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई एक लग्जरी चीज बनवानी है जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना है, तो मैं कहता हूँ जब भी एक्सेस डिमांड चल रहा हो तो ना बनवाए, रोक दें उस काम को कुछ टाइम के लिए, उसके बाद करें। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट करेगी तो भैया गवर्नमेंट के लिए तो खर्चा है, लेकिन जो लेबर और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उनकी जेब में क्या आएगा? पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट को अपने खर्चे क्या कर देने चाहिए? कुछ टाइम के लिए कम कर देने चाहिए, फिर बाद में क्या कर देने चाहिए? बढ़ा देने चाहिए। अब जैसे स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें ये काम नहीं कर सकते। वो अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, वो तो होती रहेगी, बट कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, उनको गवर्नमेंट स्टे लगा देती है। क्योंकि भैया वो गवर्नमेंट के लिए खर्चे, लेकिन सामने वाले के लिए इनकम है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और वो डिमांड ज़्यादा करेगा। और अभी कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड। तो आपने कभी कभी देखा आपकी गलियों में जैसे सीवर लाइन डलती है, पानी की लाइन डलती है, वो कुछ 1-2 साल के लिए रोक दी जाती है। पहले गवर्नमेंट स्टार्ट तो करती है लेकिन रोक देती है खुदाई करने के बाद। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक्सेस डिमांड चलती है तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे क्या करने पड़ जाते हैं? कम। और ये हर 2 महीने पे पॉलिसीज बनती हैं, इस वजह से सरकारी काम बड़े डिले होते हैं। अब आपको समझ आया? यस सर। अच्छा यही बताओ, टैक्सेस की बात करते हैं। अच्छा गवर्नमेंट चाहती है लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा हो या कम हो? सर एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट चाहती है लोगों की जेब में पैसा कम हो जाए कैसे भी, ताकि वो डिमांड कम करे। तो ऐसे में गवर्नमेंट बताओ टैक्स के रेट को बढ़ाएगी या कम करेगी? सर टैक्स रेट बढ़ा देगी, क्योंकि अगर वो टैक्स रेट बढ़ाएगी ना तो इससे क्या होगा कि लोगों की जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी, और जब रियल इनकम कम होगी तो वो खर्चे भी क्या करेगा? कम करेगा। ऐसे में एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस क्या करने पड़ते हैं? बढ़ाने पड़ते हैं, टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कई टाइप की हार्श पॉलिसी लेकर आएगी या लीनियंट पॉलिसी लेकर आएगी? गवर्नमेंट ऐसे में हार्श पॉलिसी लेकर आएगी। हार्श का मतलब है जो ज्यादा दिक्कत करे, इस टाइप की पॉलिसीज वो लेकर आएगी जिससे पब्लिक खर्चे कम से कम करे। आप समझ रहे हो? डेफिसिट डिमांड, लोगों के पास पैसा ही कम है, गवर्नमेंट चाहती है उन्हें पैसा देना, तो ऐसे में गवर्नमेंट पैसा किस रूप में देगी? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्चा खूब करेगी, और जब खर्चा खूब करेगी तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा बट सामने वाले के लिए इनकम, लोगों के पास इनकम आएगी तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। टैक्सेस गवर्नमेंट कम कर देगी, टैक्स कम करेगी तो लोगों की रियल इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी को लीनियंट कर देंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी को लीनियंट कर देंगे जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। बात समझ रहे हो? तो गाइज ये था कि किस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है। अब देखो एक बात बोलूं, अभी क्योंकि हम सेंट्रल बैंक का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल बैंक में ना सिर्फ हमें ये टॉपिक पढ़ना होता है, सेंट्रल बैंक में सिर्फ हमें ये टॉपिक पढ़ना होता है, ये वाला टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बट मैंने आपको साथ में क्यों पढ़ा दिया? जिससे आपको अगले चैप्टर के लिए एक अच्छा बेस बन जाए। अगले चैप्टर में यही चीज हमारे बहुत काम आने वाली है। तो बताओ यहां तक कि आप लोगों को बात समझ आई है? ये सब बिल्कुल समझ आई है। अभी हमारा जो बैंकिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जो बैंकिंग है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया। बट क्लास अभी भी बाकी है, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूंगा मनी एंड बैंकिंग। 2 टॉपिक थे ना, बैंकिंग हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे मनी एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट की क्लास होगी और पूरा निपट जाएगा। ठीक है, अभी मैं साइड हो रहा हूं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो।
तो चलिए दोस्तों, अब एक छोटा सा पार्ट बचा है, दैट इज मनी। बैंकिंग तो हो गया, अब हम मनी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 15 या 20 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसको कर लो, आपका पूरा चैप्टर मनी एंड बैंकिंग हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से काफी साल पहले मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। पहले जो सिस्टम चलता था वो चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज जस्ट लाइक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आपसे भी क्या लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। राजा महाराजाओं के टाइम पर पहले क्या होता ना कि मैं इतने गेहूं अनाज दूंगा तो तुम इतने गेहूं मुझे चावल दे देना। तुम मेरे बच्चे को पढ़ाओगे, ये लो मैं तुम्हें इतना अनाज दे दूंगा। मेरे यहाँ पर अमरूद सेब वगैरह एप्पल वगैरह की प्रोडक्शन होती है, ये लो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह से पूरा सिस्टम चला करता था, क्योंकि उस टाइम पर करेंसी नाम की चीज होती नहीं थी। आरबीआई तो भाई 1934 में बना, उससे पहले तो हिल्टन यंग कमेटी के थ्रू वो सारी चीज चल रही थी। मतलब करेंसी का तो कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, जब अंग्रेज लोग इंडिया में। उससे पहले राजा महाराजा सारा काम बार्टर सिस्टम के थ्रू करते थे। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विस। इसे C2C इकोनॉमी भी कहा जाता है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी भी कहा जाता है। क्या होता है, बाद में राजाओं ने फिर क्या किया, अशर्फियां स्टार्ट की, सोने की अशर्फियां। तब धीरे धीरे ये क्वाइंस और करेंसी बनना शुरू हुआ। बट जब बार्टर सिस्टम था तो क्या होता था, कई सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती थी। तो चलो पहले हम पढ़ लेते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है, फिर उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है बार्टर सिस्टम, इट रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ये एक ऐसा एक्सचेंज होता है जिसमें गुड्स के बदले में क्या मिलते हैं, गुड्स मिलते हैं। पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, पैसा होता ही नहीं था तो इन्वॉल्व कहां से होगा। ऑफ एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। और जिस इकोनॉमी में ये सिस्टम चलता था कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, उस इकोनॉमी को बोलते थे बार्टर सिस्टम। दोस्तों क्या आज की डेट में बार्टर सिस्टम चलता है? सर नहीं चलता, लेकिन मैं बोलता हूं चलता है। आप लोगों के घरों में भी बार्टर सिस्टम चलता है। चलो आप लोग कॉमेंट, वीडियो को पॉज करो, कॉमेंट करके बताओ आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसका आज भी आप बार्टर सिस्टम करते हो। जो बता देगा अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो मैं बताता हूं। चलो जिसको करना हो कमेंट उसने बता दिया होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं। आपके घरों के अंदर याद है कि वो बर्तन वाली वो डलिया लेकर आती हैं कि बर्तन ले लो बर्तन, और जो पुराने कपड़े वो दे दो। तो आपकी मम्मियां क्या करती है, जो पुराने कपड़े होते हैं वो उसको दे देती है और बदले में बर्तन बाल्टी या जो भी चीज होती है वो ले लेती है। होता है ना, सही बताना, होता है? हाँ सर होता है। तो आज भी बार्टर सिस्टम चलता है, लेकिन 100 ट्रांजेक्शन में से सिर्फ एक ट्रांजेक्शन होती है, बाकी 99 ट्रांजेक्शन बार्टर सिस्टम की नहीं होती। हाँ पहले तो बार्टर सिस्टम दबा के चलता था, दबा के। बार्टर सिस्टम बंद क्यों हुआ जानते हो? इन रीजंस की वजह से। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, सबसे पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब जैसे मान के चलो कि एक किसान ने ये बोला कि भाई मुझे ना एप्पल्स खरीदने हैं। अब एप्पल्स खरीदने के लिए उसने देखा भैया एप्पल का कौन है किसान जो एप्पल उगाता है, तो मिला हाँ भाई वो व्यक्ति जो एप्पल उगाता है। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ना एप्पल चाहिए, तो अब किसान ने बोला कि मुझे बदले में जो है वो राजमा चाहिए, राजमा और चावल, कच्चे वाले, वैसे प्लेट वाले नहीं, राजमा चावल। तो राजमा और चावल चाहिए। अब भाई मेरे यहाँ तो आलू का प्रोडक्शन होता है, मेरे यहाँ तो आलू का प्रोडक्शन होता है, बल्कि उसे क्या चाहिए, राजमा चावल। क्या मेरी और उसकी ट्रांजैक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन बार्टर सिस्टम में जो चीज मैं चाहता हूं वो मुझे मिले और सेम टाइम पर जो चीज सामने वाला चाहता है वो उसे मिले, तब हमारे बीच ट्रांजैक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है दोनों की वांट्स को सेटिस्फाई करवा पाना एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्योंकि मान लो बार्टर सिस्टम में मुझे जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास नहीं है, तो मैं उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये बताओ आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपसे मैं इतने सेब लूंगा तो बदले में इतने गेहूं देने पड़ेंगे? क्या कोई कॉमन मेजर वैल्यू है उसकी? नहीं है। बस अंधों में काना राजा वाली बात है कि लो मैं तुम्हें एक बोरी देता हूं, तुम भी मुझे एक बोरी क्या दे दो, एप्पल दे दो। तो ये एप्पल तो महंगे होते हैं, अनाज तो फिर भी सस्ता होता है। तो कोई कॉमन मेजर वैल्यू नहीं होता था, सिर्फ अंधविश्वास पर कह लो, अंधाधुंध बस ट्रेडिंग चल रही थी, बट कोई इसका सर पैर नहीं था। थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज की डेट में अगर आप बैंक लोन ना दो टाइम पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले क्या था, जब बार्टर सिस्टम था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या बोले, भैया तुमने एक बोरी सेब नहीं दिया टाइम पे तो अब 2 सेब एक्स्ट्रा देना, ऐसे बोलोगे? नहीं ना, यानी कोई डेफर्ड पेमेंट इसमें होती नहीं थी बार्टर सिस्टम में। लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज की डेट में मैं बात करूं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे बैंक अकाउंट में देख लो इतना पैसा रखा हुआ है जो कभी सड़ेगा नहीं, बल्कि पैसों से पैसा बना के इंटरेस्ट के रूप में और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना के देगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या बोलूंगा, मेरे पास देख, वहां जाके देख, एक बोरी 50 बोरियां लगी हुई हैं कमरे के अंदर,
वो मेरी संपत्ति है, स्टोरेज है, नहीं, उस पर तो कभी ना कभी कीड़े लग जाएंगे। तो बार्टर सिस्टम में स्टोरेज वैल्यू नहीं होती थी। आज के में मेरे पास करेंसी कितनी है, मेरी स्टोरेज वैल्यू है। पेटीएम में कितना पैसा पड़ा है, बैंक में कितना पड़ा है, एफडी में कितना पड़ा है, स्टोरेज वैल्यू है। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में स्टोरेज वैल्यू होती ही, पहले की आज भी नहीं होती स्टोरेज वैल्यू तो बार्टर सिस्टम में। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और तब जाके इजाद किया राजा महाराजाओं ने अशरफियां, बोले तो मनी। तब ये मनी का कॉन्सेप्ट आया। तो मनी के कॉन्सेप्ट ने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया। मनी ने कहा मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, मनी को हम यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं आपको अपनी क्लासेस दे रहा हूं तो आप मुझे पैसा दो, तो ये पैसा क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बदले क्या दें, तो पैसा दे दो। तो पैसा क्या है, सिर्फ एक्सचेंज के रूप में काम आता है। आगे लिखा है मेजर वैल्यू, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे था ना, पैसों को हम मेजर कर सकते हैं, 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए मेजर कर सकते हैं। पैसों में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जैसी कोई चीज नहीं होती है। स्टोरेज वैल्यू होती है, मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं, मेरी जेब में इतने रुपए हैं, मेरे पास गुल्लक में इतने रुपए, हाँ स्टोरेज वैल्यू होती है। एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट ऑफ पेमेंट, कल को किसी को पेमेंट करने और डिले हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। ये सारे जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, वो ड्रॉबैक्स किसने दूर कर दिए, मनी ने दूर कर दिए। इसीलिए कहा जाता है कि मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम। कुछ हो ना हो, मनी जो डिस्कवरी की ना, बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी ये। इट इज फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व। ये ऐसी फाउंडेशन है जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसके साथ होती है, मनी के साथ होती है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि C2C इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो C2C इकोनॉमी कहते हैं कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम चलता है उसे C2C इकोनॉमी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में आ जाए 1 नंबर के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गई मनी। अब बात आती है मनी सप्लाई की, कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी छोड़ो, सप्लाई क्या होता है ये बताओ। नेशनल इनकम में पढ़ा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज को मेजर करना इज कॉल्ड सप्लाई। और फ्लो भी बताया था मैंने आपको, कोई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। याद आ रहा है, यस सर। तो यही जोड़ लो, मनी और सप्लाई। मनी की डेफिनेशन ये रही, सप्लाई की डेफिनेशन, मनी की डेफिनेशन ये रही, सप्लाई में आपको करा चुका हूं नेशनल। दोनों को जोड़ दो, मनी सप्लाई बन जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है, इट रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता तो क्या बनता, मनी फ्लो। बट स्टॉक है तो क्या लिखा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास कितना पैसा रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मान लो 31 मार्च 2022 को हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, उसको कैलकुलेट कर लो, दैट इज मनी सप्लाई। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने उसको मेजर कर लिया। 1967-68 में आरबीआई के पास जो कॉन्सेप्ट होते थे वो नैरो कॉन्सेप्ट होते थे मनी सप्लाई के लिए। वही लिखा हुआ है 1967 से 68 पर आरबीआई यूज्ड ओनली नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। बट 1977 में आरबीआई ने उस कॉन्सेप्ट को हटा के एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया मनी सप्लाई में, और उसको मेजर किया M1, M2, M3, M4 के हिसाब से। यानी कि पहले हमारे यहाँ जो मनी सप्लाई थी वो निकालने का तरीका अलग होता था, बट 1977 से आरबीआई ने उस तरीके को चेंज किया और चेंज करके क्या बनाया, M1, M2, M3, M4। दोस्तों मैं आपको बताया तो M1, M2, M3, M4 क्या होता है। जो हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं वो M1 में आते हैं, जो उससे कम लिक्विड होते हैं वो M2 में आते हैं, जो और उससे कम होते हैं वो M3 में आते हैं, जो बिल्कुल कम लिक्विड एसेट्स होते हैं वो M4 में आते हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब जिनको जनरली हम कैश में कन्वर्ट कराएं तो टाइम जल्दी से कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज कैश में नहीं है बट कैश की फॉर्म में रखी हुई है कि अगर हम उसे कैश में कन्वर्ट कराए तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात हो, चेक बुक अगर मैं फाड़ के देता हूँ, कैश तो नहीं है बट हाँ ये कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब वो क्या है, लिक्विड एसेट्स है। कैश तो प्योरली लिक्विड होता है, कॉइन्स तो प्योरली लिक्विड होता है, डेबिट कार्ड थोड़े से कम लिक्विड होता है, चेक थोड़े से कम होता है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल वो ज्यादा वो कम लिक्विड होते हैं। बात समझ आ रही। तो यही इनकी है M1, M2, M3, M4 क्या है। अब मैं इसको समझाने के लिए पता है एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा अटपटा है लेकिन समझाने के लिए मैं दे सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो। वो तो बताओ, दे दूं एग्जांपल, दे दूं या मैं रटवा दूं ऐसे ही, सर दे दो ना एग्जांपल। चलो ठीक है, आपने बोला मैंने मान लिया। एग्जाम्पल कुछ ऐसे, जस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, जस्ट एग्जाम्पल, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई मत करना, ये सारी काल्पनिक घटनाएं हैं काल्पनिक कहानी पर आधारित है। सर क्या मतलब ये, मान लो आप और आपका दोस्त किसी पतली गली में जा रहे थे, तो आपके दोस्त ने कहा यार एक काम करें, ये जो सामने लड़का आ रहा है ना इससे छीना झपटी करते हैं। जस्ट एग्जांपल है, आप लोग करेंगे नहीं और ना ऐसा कुछ है, बस समझाने के लिए। ठीक है, सामने लड़का आ रहा है, इससे ना पैसे लेते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो ठीक है भाई कर लेते हैं। वो लड़का इधर आया, हम लोग बाइक पे थे, पतली गली आई, उस लड़के को पहले हमने कहा इधर ऐसे गुद्दी पकड़ी और कहा इधर,
ठीक है, इधर आप ऐसे ऐसे पढ़ के लेकर आए, जब पकड़ के लेकर आए तो ऐसे घूंसा दिखाया, वो घूंसा दिखा मारा नहीं है, बस दिखाया है, उतने में कह रहे हैं लो लो सर, ये रहा मेरा पर्स, ये रहा मेरा मोबाइल, सर ये रहा मेरे डेबिट कार्ड, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, सर ये एक मिनट, ये मेरे जेब में चिल्लड़ भी है, ये भी लो सर, ये भी ले लो। बात समझ रहे हो? यानी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पास जो भी कैश है वो सब ले रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए। इसे बोलते हैं M1। M1 इज मोस्ट हाईली लिक्विड एसेट्स, कि घूसा मारा भी नहीं है, उससे पहले उसने सारे पैसे निकाल दिए। देखो क्या क्या निकाला, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, करेंसी जो भी चिल्लड़ उसकी जेब में थी सारी निकाल के मुझे दे दी, प्लस डिमांड डिपॉजिट, उसने कहा सर मेरी ना ये देखो ये FD का सर्टिफिकेट है, ये भी ले लो सर, ले जाओ कोई बात नहीं। अदर डिपॉजिट विद RBI, इसके अलावा कोई डिपॉजिट है वो भी दे दी। मतलब ये वो है जिसको मैंने तुरंत किस में कन्वर्ट कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया। तो M1 में 3 चीज आती हैं, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे लगता है इसके पास और भी कुछ पैसा रखा ही, लेकिन ये निकाल नहीं रहा। मैंने अब एक थप्पड़ स्टार्ट से मारा, मैंने कहा पैसे निकाल। अब जब मैंने पहला रैप्टा उसे मारा, थप्पड़ नहीं बोला, रैप्टा बोलेंगे, ठीक है। जब पहला रैप्टा मारा तो क्या हुआ, उसने कहा M1 तो उसने मतलब उसने जो प्राइमरी चीज है वो तो दे दी, मतलब M1 तो आ ही गया। फिर पहले रैप्टे में उसने क्या किया, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। उसने कहा अच्छा रुको रुको, मेरा ना सेविंग अकाउंट खुल रखा है पोस्ट ऑफिस में, जिसका डेबिट कार्ड ये रहा, ये लो इससे, और इसका कोड ये रहा, जाके निकाल लो। बैंक का नहीं दिया डेबिट कार्ड, किसका दिया, पोस्ट ऑफिस का दिया। अब निकालना पड़ेगा, तामझाम है नहीं है। हाँ लिक्विड एसेट्स है बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसीलिए किसको डाल दिया, M2 में डाल दिएगा। तो M2 में M1 आता है प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर M3, अब मुझे लगा यार इसके पास और भी कुछ है। अब मैंने दूसरा रैप्टा खींच के मारा, जैसे ही दूसरा मारा, M1 तो उसने पहले ही दे दिया था। फिर उसने कहा भैया रुको रुको, मेरे ना बैंक में FD भी हो रखी है, सारे के सारे सर्टिफिकेट सर ये ले लो, ये ले लो सर, बैंक में FD तुलवा लेना और आपको पैसा मिल जाएगा सर, प्लीज मुझे मारो मत। यानी कि M3 के अंदर M1 आएगा प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक आएगा। अब मेरे दोस्त ने कहा यार मुझे लगता है लोचा है, इसके साथ और भी कुछ है। उसने क्या किया, लात घूंसे सब मारे, और जब लात घूंसे सब मारे तो उसने उगला, बोला कि देखो M3 तो मैंने तुम्हें दे दिया प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, कि मेरी पोस्ट ऑफिस में भी FD खुल रखी है, एक तो बैंक में खुली है और एक है पोस्ट ऑफिस में भी खुली हुई है, वो भी ले लो सर्टिफिकेट। बस अब हमने कहा अब तेरे पास कुछ नहीं, अब तू पूरा नंगा हो चुका, निकल यहां से, जस्ट समझाने के लिए। तो आपको याद करना है M1 के क्या कंपोनेंट है, M2 के क्या कंपोनेंट है, M3 के और M4 के, ठीक है। कहा जाता है कि एग्जाम में जो M2 M3 M4 है ये डिलीट हो चुका है, सिर्फ M1 है। कोई बात नहीं, एक एक लाइन की हमें याद रखने में क्या दिक्कत है। कभी मान लो अगर एग्जाम में आ गई तो हमारे पास ये तो नहीं होगा मौका कहने के लिए कि CBSE बोर्ड ने कहा था ये नहीं होगा बट आ गया, क्यों आया, ठीक है। तो आपको याद करना है M1 में करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI आता है। M2 के अंदर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग आता है। M3 के अंदर M1 प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक आती है। M4 के अंदर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग आती है, ठीक है। यहां पर ये टॉपिक हो जाता है। अब मैं कराता हूं एक केस स्टडी। केस स्टडी को ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार केस स्टडी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो केस स्टडी ये रही। अब आप देखेंगे इस केस स्टडी में लिखा हुआ है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन पीपल डिपॉजिट द ओल्ड करेंसी इनटू द बैंक अकाउंट, इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे वीडियो को पॉज करके। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद आफ्टर डिमोनेटाइजेशन कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी करेंसी को ओल्ड करेंसी को बैंक में जमा करा दिया। और ये हुआ भी था, आप जानते हो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो पुराने नोट थे उनको बैंक में जमा करा दिए गए। तो कहते हैं जब लोगों ने बैंक में ओल्ड करेंसी जमा कराई तो क्या इससे इकोनॉमी का मनी सप्लाई जो है वो कम हो गया? क्या इससे इकोनॉमी का मनी सप्लाई कम हो गया? आप लोग मुझे आंसर दोगे कॉमेंट में, वीडियो को पॉज करके। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। सो आई होप गाइस कि जिसको आंसर देना होगा उसने दे दिया होगा, जिसको नहीं देना होगा उसके लिए मैं आंसर दे देता हूं। ये देखिए, ये रहा आंसर। आंसर कह रहा है द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूडेंट डिपॉजिट ऑफ ओल्ड करेंसी बाय द पीपल रिड्यूस द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड इंक्रीज द नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक एट द सेम अमाउंट, सो देयर विल बी नो चांस change in the money supply in the economy. However, money supply will decrease permanently to the extent of black money which does not re-entered in the system. ठीक है, अब सुनो, इधर आ जाओ। आपने आंसर नोट डाउन कर लिया, मैं आपको समझाता हूं आंसर क्या कह रहे हैं। देखो, क्वेश्चन ये था कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर लोगों ने ओल्ड करेंसी बैंक में जमा कराई, तो क्या जब ओल्ड करेंसी बैंक में जमा कराई इससे मनी सप्लाई डिक्रीज हुई? द आंसर इज नो। जानते हो क्यों? क्योंकि देखो, हमने ओल्ड करेंसी की, हाँ मनी सप्लाई पहले कम हुई, फिर उसके अगेंस्ट बैंक को नई करेंसी देनी पड़ेगी पब्लिक को। ऐसा थोड़ी पुरानी करेंसी रख ली जेब में रख ली, नहीं।
उसके अगेंस्ट हमें नई करेंसी देगी कौन, कॉमर्शियल बैंक, तो उसकी नेट टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी फिर से क्या होगी, बढ़ गई। तो अल्टीमेटली एक तरफ मेरी पहले मनी सप्लाई कम हुई, फिर उतना ही सेम अमाउंट से मनी सप्लाई दोबारा से बढ़ गई। तो क्या कोई चेंज आया, नहीं, कोई चेंज नहीं आया। डीमोनेटाइजेशन मनी सप्लाई कम और ज्यादा करने के लिए तो की ही नहीं गई थी, बल्कि ये तो ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए की गई थी कि जिन लोगों ने आईटीआर में इनकम कुछ दिखाई हो और रियलिटी में उनकी इनकम ज्यादा है और पैसा घर पे रखा हुआ है बैंक में ना डाल के, उस इनकम को डिस्क्लोज करना, उस इनकम को खत्म कर देना, इसलिए उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था। ये एक छोटी केस स्टडी थी जिस पर कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। आई डोंट नो कि इस बार वो आएगा नहीं है, वैसे जहां तक चांसेस है, जो पैटर्न इस बार सीबीएसई ने चेंज किया है उस हिसाब से केस स्टडी आने के चांसेस लगते हैं कि हाँ इस टाइप की केस स्टडी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर हमारा मनी एंड बैंकिंग जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों होपफुली देख लो, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, आप लोगों ने, मैंने भी, और तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। और हमारे जो चैनल्स हैं, बाकी चैनल्स हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, प्लीज सबको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी हेल्प से ना, मतलब मुझे बहुत इनिशिएट मिलेगा आपके एक सब्सक्राइब और लाइक करने से, ठीक है दोस्तों। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys that's all about this video lecture series. आज के लिए peace out.